हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। मैं उम्मीद करता हूँ कि अ, आपको मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही होगी और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही होगी। सो गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि आप ये हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पर क्विज भी जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे ही लेक्चर जो है वो फिनिश होता है तो उसके बाद आपको क्विज जो है वो मिल जाते हैं, यानी कि एमसीक्यूज मिल जाते हैं। एंड आज जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं तो उसके बारे में मैं आप लोग को एक आइडिया दे देता हूँ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिला है। तो शिवाजी महाराज जी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे पहले टॉपिक के अंदर। फिर हम लोग ग्लेशियल लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, कि ग्लेशियल लेक्स कैसे बनती है और किस प्रकार से ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे अनुभूति दिव्यांग पार्क के बारे में। फिर एक नया नीति आयोग का सीईओ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो नीति आयोग के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इंडिया और इजिप्ट की जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हम लोग को काउंटर टेररिज्म के ऊपर देखने को मिली है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट साउथ चाइना सी पर आपको ऑलरेडी पता है, पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं कि साउथ चाइना सी में चाइना जो है वो कैप्चर करके रखा हुआ है। वो चाइना जो है वो वहां पर उस क्षेत्र पर जो है वो अपना दबदबा क्रिएट करके रखता है, दबाव बना के रखता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। फिर डसलिक 2023 एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिल रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। देन प्रीलिम्स स्पेसिफिक या स्टेट पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से न्यूरोमॉर्फिक कैमरा, एक्चुअली में न्यूरोमॉर्फिक कैमरा जो होता है ना, वो इवेंट वाला कैमरा होता है। यानी कि जैसे आपने कुछ कैमरेज ऐसे देखे होंगे कि कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, तो तुरंत वो इवेंट दिखाता है। यानी कि मोशन कैमरास जिसको आप लोग बोलते हो, तो इवेंट कैमरा के नाम से भी वो जाने जाते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी होती है, इवेंट होती है, तो उस चीज को वो दर्शाता है। तो ये बता रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स की किस प्रकार से नियोमॉर्फिक कैमरा जो है और मशीन लर्निंग जो है वो कैसे नैनोस्कोपिक इमेजिंग में हेल्प करेगी। मतलब बहुत छोटी से छोटी चीज को भी कैप्चर करने में हेल्प मिलेगी। फिर जयपुर डिक्लेरेशन एक हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर बताया जा रहा है कि अभी एक नई पॉलिसी जो है वो लाई गई है कि जितने भी पैकेजिंग मटेरियल है उसमें 20% जूट का उपयोग होना जरूरी है, 20% जूट का उपयोग होना है। तो इससे वेस्ट बंगाल की जूट इंडस्ट्री काफी बूम करेगी। फिर हम लोग आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, जो अभी आपको पता है ऑलरेडी इजिप्ट के अंदर जो है वो चल रहा है, तो इसके बारे में जैसे कि अभी ब्राउन्स मेडल जो है वो हमारे एक खिलाड़ी ने जीता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर यूके ने इंडिया को हटा दिया है छठी पोजीशन पर। यूके इंडिया की पोजीशन यानी कि सिक्स पोजीशन पर आ गई है इक्विटी मार्केट के मामले में। उसके पीछे की क्या वजह है कि यूके का स्टॉक इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूके के अंदर कैसे आ गया, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देन एक अर्थक्वेक हम लोग को तजिकिस्तान में देखने को मिल रहा है, जिसका 6.8 का मैग्नीट्यूड है। तजिकिस्तान पर एक अर्थक्वेक, भूकंप आया है। फिर एशिया इकोनॉमिक डायलॉग से रिलेटेड टॉपिक है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। G7 की चीफ मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, तो G7 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन ऑफ कॉटन बेल्स हैज बीन अप्रूव्ड। तो कॉटन बेल्स मतलब कि जो जो कॉटन होता है ना, कॉटन कपास, जो जैसे कि रुई जो आती है, उसकी आपने गत्ती देखी होगी। गत्ती समझते हो क्या होता है? गत्ती मतलब एक बड़ा सा लॉग रुई का। तो बता रहे हैं कि वो, क्योंकि वो ही बिकता है, लॉग को ही जो है वो खरीदती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह, गत्ती को खरीदती है। तो बताया ही जा रहा है कि इसकी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो अब चेक किया जाएगा, कि इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। फिर हरियाणा सरकार ने अब एक बजट जो है वो प्रेजेंट किया है 1,83,950 करोड़ रुपीज का। और हिमाचल प्रदेश जो है वो पहली स्टेट बन गई है जो कि, मुलेठी खाई है आप लोगों ने? बचपन में गला खराब रहता था, खांसी वगैरह आती थी, तो मम्मी मुलेठी देती थी, है ना? तो मुलेठी पहली स्टेट बन गई है जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से मुलेठी को कल्टीवेट करेगी। तो ये टॉपिक्स है हमारे, जिसके बारे में हम लोग जो है वो एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं अभी। एंड इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि
अच्छा, आपको बताना यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे स्लाइड मेंशन करना जो है मैं भूल गया, मैं इसी में ही आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये हमारा जीएस का जो है वो एक बैच है। 2024 के लिए अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत इस बैच को जो है वो अभी से जॉइन कर लीजिए। ये बैच जो है वो शुरू होने वाला है। सिर्फ 500 सीट जो है वो इस बैच के अंदर रखी है हम लोगों ने, और इसमें पूरा जनरल स्टडीज की पूरी कंप्लीट तैयारी 12 महीने के अंदर आपकी करवाई जाएगी। 577 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है मात्र। और एक और बहुत बढ़िया सी चीज कुछ दिनों बाद आप लोगों के लिए आने वाली है बहुत ही जल्दी, तो उसकी मैं अपडेट आपको कुछ समय बाद जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए हम लोग बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 1 के हमारे पहले टॉपिक से। तो हमारा जो टॉपिक है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। तो हम यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। शिवाजी जयंती या शिव जयंती, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के नाम से भी जाना जाता है, 19 फरवरी 2023 को इसको ऑब्जर्व किया गया था। ये 393 बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की देखने को मिल रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड रूलर थे इंडिया के। सबसे सम्मानित शासकों में से एक थे ये भारत में। और इन्होंने मराठा एम्पायर का गठन किया था 17th सेंचुरी के दौरान। इसकी स्थापना करी थी मराठा साम्राज्य की। शिवाजी महाराज जी जो है, इनका जन्म हुआ था शिवनेरी हिल फोर्ट। शिवनेरी का जो हिल फोर्ट था, यानी कि पहाड़ी किला जो था शिवनेरी का, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। और आज की डेट में आप देखें तो पुणे सिटी जो है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। शिवाजी जी जो है, ही इज बिलीव टू हैव बीन नेम्ड आफ्टर अ लोकल डीटी कॉल्ड गॉडेस शिवाई। तो शिव जी के बारे में आपको पता है ना कि देवता जो शिव जी हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक तो वो हो गए शिवाजी, वहां से आता है। बट कुछ लोगों का मानना ये है कि वहां पर लोकल जो थे वो मतलब देवी देवता एक लोकल हम लोग को देखने को मिलते थे, तो उसमें एक शिवाई हम लोग को गॉडेस देखने को मिलते थे, तो उन्हीं के नाम पर जो है वो इनका नाम रख दिया गया। शिवाजी जी की माता जी जो है जीजाबाई, वेरी मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसी वुमेन जिन्होंने अपने बेटे को वॉरियर बनाया। इनका एक मेजर रोल था अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। तो जीजाबाई, तो डॉटर ऑफ लखुजी जाधव राव ऑफ सिंदखेड़, हिज फादर शाह शाहजी राजे भोसले वॉज प्रोमिनेंट सरदार इन डेक्कन। तो उसके फादर और मदर का नाम आपको पता होना चाहिए इनके। फ्रॉम एन अर्ली एज ही शोड लीडरशिप क्वालिटीज एंड कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। कम उम्र से ही उन्होंने नेतृत्व के गुण और राजनीति में गहरी दिलचस्पी दिखाई। शिवाजी जी जो थे वो दोनों ही अलायंस, यानी कि मुगल एम्पायर की अगर हम बात करें तो उनके साथ दोस्ती भी थी और उनके साथ झगड़े भी हुआ करते थे, राइट। और साथ ही साथ ना ही सिर्फ मुगल एम्पायर, गोलकोंडा का मतलब सल्तनत ऑफ गोलकोंडा या सुल्तान गोलकोंडा का, सल्तनत ऑफ बीजापुर, यूरोपियन कॉलोनियल पावर, सबके साथ इनके संबंध भी थे और बीच बीच में शत्रुता भी हम लोग को देखने को मिलती थी। नेक्स्ट, शिवाजी जी की मिलिट्री फोर्स जो है, इसने एक्सपेंड किया मराठा के स्पेयर को, यानी कि इन्हीं की मिलिट्री फोर्स के कारण मराठा एम्पायर जो है वो बड़ा एक्सपेंड हुआ, राइट। इन्होंने कैप्चर किए और फोर्ट्स को बनाए, किले को बनाए। मराठा नेवी इन्होंने तैयार करी। मराठा नेवी की बात करें, मराठा नौसेना की बात करें, तो इसने महाराष्ट्र के तट पर जयगढ़, सिंधुदुर्ग, विजय दुर्ग और अन्य किलों की रक्षा करी। तो काफी सारे जो फोर्ट्स थे उसकी रक्षा करने के लिए ये मराठा नेवी जो है वो तैयार की गई। तो हमने अभी तक जो है वो बेसिक फैक्ट जो है वो क्या जाने, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाक से। इनका जन्म पुणे में हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका नाम जो है वो लोकल देवता के नाम पर रखा गया। इनकी माता जी का नाम जीजाबाई, इनके पिताजी का नाम जो है वो शाहजी राजे भोसले, राइट। इसके अलावा अर्ली एज से ही जो है वो उनको पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। लीडरशिप क्वालिटी इनकी काफी अच्छी थी स्टार्टिंग एज से ही। और इनके जो है वो दोस्ती और दुश्मनी मुगल, गोलकोंडा, बीजापुर और यूरोपियन कॉलोनियल पावर के साथ देखने को मिलती रही। इनकी मिलिट्री फोर्स जो है उसने मराठा एम्पायर को जो है वो एक्सपेंड करने में मदद की, और उन्होंने काफी सारे जो है वो फोर्ट्स वगैरह उसको बनाए और कैप्चर भी किए, कब्जे में किए। इन्होंने एक नेवी भी जो है वो तैयार करी थी, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि काफी सारे जो किले हैं उनको सुरक्षा देना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, गार्ड करना। तो ये कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब शिवाजी जी जो है वो गोरिल्ला टैक्टिक्स के लिए जाने जाते हैं। तो ये वाली चीज आपको ऑलरेडी पता है, गोरिल्ला टैक्टिक्स इनकी। शिवाजी की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं
उनकी कुछ मेजर लिमिटेशंस हुआ करती थी, उनकी कुछ प्रमुख सीमाएं थी। He did not have the man or horsepower compared to most of his enemies. यानी कि अगर इनके उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में इनके दुश्मनों की बात करें, जिनके पास काफी बड़ी सेना हुआ करती थी, फोर्स हुआ करती थी, ऐसा कुछ इनके पास नहीं था। इनके पास लिमिटेड मैन पावर था, लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड सोल्जर्स थे। और जब भी कोई पारंपरिक लड़ाई होती थी तो शायद ही वो अपने दुश्मन के खिलाफ खड़े होते थे। मतलब ये बड़े प्रिंसिपल वाले व्यक्ति थे शिवाजी महाराज जी, राइट। और गुरिल्ला टैक्टिक्स के बारे में हम लोग इनकी चर्चा करें, गुरिल्ला टैक्टिक्स जो कि काफी मतलब इनके बारे में जब बात होती है तो इनकी गुरिल्ला टैक्टिक्स से रिलेटेड चर्चाएं होती ही होती हैं। तो हिज मैन वुड ट्रेवल इन ए स्मॉल हाईली मोबाइल एंड हेविली आर्म्ड अटैचमेंट। तो इनके जो सोल्जर्स थे, इनके जो साथी थे, कम संख्या में थे जैसे मैंने आपको बताया, बट एक जगह से दूसरी जगह काफी तेजी से चलते थे। याद करो मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म हुआ था हिली एरियाज पे, पहाड़ी एरियाज पे। तो ये पूरी तरह से इनको जानकारी थी कि पहाड़ी एरियाज पर जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ना है, निकलना है, अपनी स्पीड को जो है वो कैसे मेंटेन करना है। तो सब मतलब कुल मिलाकर जो है ये इनकी गोरिल्ला वॉरफेयर की जो टैक्टिक्स जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसके पीछे की वजह है एक पर्टिकुलर क्षेत्र की टेरिटरी, या सॉरी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का रिलीफ, कि वो स्ट्रक्चर कैसा है उस जगह का। एक तो जंगल एरिया हुआ करता था, पहाड़ी एरिया हुआ करता था, तो तुरंत छुप जाते थे। और जैसी मतलब इनको पता था कि किसके पीछे छुपना है जिससे कि दुश्मन हमें देख ना पाए और कैसे अटैक करना है। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, तो इस पे ये काफी माहिर थे, राइट। सो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। देन जैसे कि बिफोर एयर पावर टुक सेंटर स्टेज इन मिलिट्री टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, फोर्स वर क्रूशियल टू डिफेंस ऑफ एनी कंट्री। अब देखो अब जब आज की डेट में तो प्लेन्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, एयर फोर्स देखने को मिलती है, राइट, एयर पावर देखने को मिलती है। और एयर पावर क्यों कि ऊपर से और दूर से जो है वो दुश्मन की पोजीशन देख ली जाए। तो जो किले बनते थे ना पहले, तो किले का ऑब्जेक्टिव ये था कि दूर से दुश्मन को देख लो कि दुश्मन आ रहा है, दूर से जो है वो मतलब एकदम से अलर्ट हो जाओ, इतनी दूर से कि जिससे कि आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सको उसके यहाँ तक पहुंचने तक, राइट। तो किले इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। फिर जोग्राफिकल फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर प्लेन है, राइट, प्लेन्स हम लोग को नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। बट अगर हम बात करें इस क्षेत्र की जहां पर शिवाजी महाराज जी रहते थे, एक तो हिली एरियाज भी है और साथ ही साथ टेरेन उतना अच्छा नहीं है, राइट। एक तरफ वेस्टर्न घाट भी आपको देखने को मिल जाएगा, राइट, पहाड़ी एरिया आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, जंगल वाले एरिया देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो वाली चीज, अरेबियन सी एक तरफ है, कोंकण प्लेन सेंटर में है, वेस्टर्न घाट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और इस क्षेत्र में 17वीं सेंचुरी की बात करें, 17th सेंचुरी, तो वहां पर घना जंगल भी हुआ करता था, राइट। और इस क्षेत्र पर जो है वो लड़ाई लड़ना वो थोड़ा सा डिफरेंट भी था, और जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो माहिर थे सिर्फ इस क्षेत्र में जो है वो किस तरीके से लड़ा जाता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही थी। हिल्स थी, वैलीज वगैरह थी पुणे के आसपास, राइट। और शिवाजी जी का जन्म ही उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हुआ था, तो बचपन से उस टेरेन को वो जानते थे, राइट। इन्होंने काफी सारे किलों पर कब्जा किया, राइट, इंक्लूडिंग तोरना जब वो मात्र 16 साल की उम्र के थे। फिर राजगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर, इन सब किलों पर इन्होंने कब्जा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनकी डेथ के समय पर कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 200 से भी ज्यादा किले जो है वो फतेह किए थे, राइट। अब इसके अलावा राज तिलक की बात करें, कोरोनेशन की बात करें, तो 1674 में छत्रपति यानी कि मोनार्क का दर्जा जो है वो इनको मिल गया। औपचारिक रूप से रायगढ़ में अपने क्षेत्र के सम्राट यानी कि छत्रपति के रूप में इनको ताज पहनाया गया। 1674, ये ईयर याद रखना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन इनके एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल रूल की बात करें तो शिवाजी महाराज जो है वो ना ही सिर्फ एक वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने क्रिएट किया, ना ही सिर्फ एक बहुत ही अच्छा प्रशासनिक संगठन का निर्माण किया, बल्कि इन्होंने एक लिबरल सिविल रूल भी जो है वो लोगों के लिए लेकर आए, राइट। यहाँ पर इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक उदार नागरिक शासन भी लेकर आए कि सभी लोग जो है वो इजिली रह सके, खुशी के साथ रह सके, एकजुट होकर रह सके, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। देन इनके बहुत अलग अलग यानी कि इनके काफी सारे मंत्री थे। अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मैंने आपको एक लेक्चर भी जो है वो इसका प्रोवाइड किया हुआ था, और ये मुझे पता है कि आप लोगों ने कवर किया है, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जीएस बैच में ऑलरेडी हैं।
2023 में जो एग्जाम लिखने वाले हैं। तो अष्टप्रधान याद आ रहा है? अष्टप्रधान हमें देखने को मिलते थे, अष्टप्रधान। तो इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे अष्टप्रधान, जो इनको एडवाइस देते थे, राइट? आपको याद आ रहा होगा पेशवा वाले टॉपिक में मैंने आपको ये अष्टप्रधान जो है वो बताया था कि जो पेशवा था वो अष्टप्रधान का एक पर्टिकुलर पार्ट था, राइट? बाद में उसकी पावर जो है वो एनहेंस हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, राइट? तो दिस इज द केस। तो देखो इन्होंने अपने अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग टास्क सौंप के रखा था। दैट मीन्स कि इन्होंने एक मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियो सिस्टम अपना बना के रखा था, राइट? तो ये चीजें हैं। और रिलीजियस टॉलरेंस पर ये बिलीव करते थे और रिस्पेक्ट करते थे सभी रिलीजन को। इनके लिए मैटर नहीं करता था कौन हिंदू कौन मुस्लिम्स, राइट? इनके लिए ह्यूमैनिटी मेनली मैटर जो है वो करती थी। अच्छा, इन्होंने ऑफिस को हेरिडेटरी नहीं बनाया। ये सबसे बेस्ट चीज होती है कि ऑफिस अगर हेरिडेटरी बन जाता है तो आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है कि उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ बर्बादी होती है, राइट? हेरिडेटरी ऑफिस में। अपार्ट फ्रॉम दैट, ही डिड नॉट असाइन जागीर्स टू हिज सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स। अपने ऑफिसर्स को इन्होंने जागीर, लैंड जो है वो ग्रांट नहीं करी। बोलते थे कि सैलरी दूंगा, पैसा ले लो, बट लैंड मत लो, बिकॉज ही न्यू वेरी वेल कि अगर ये जमीन ले लेंगे तो आगे चल के हो सकता है कि वहां पर रहने वाले लोगों को तकलीफ हो। और ये नहीं चाहते थे कि इनके क्षेत्र में रहने वाली जो जनता है, इनकी जो प्रजा है, उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। आर यू गेटिंग इट? फिर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये बेसिकली कला और संस्कृति के संरक्षक थे। इन्होंने लिटरेचर और म्यूजिक को जो है वो एनकरेज किया काफी ज्यादा, और ब्रेव वॉरियर थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1680 में हुई थी, इनका निधन। इसके अलावा इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में किस प्रकार से शिव जयंती या फिर महाराजा शिवाजी जयंती जो है वो मनाई जाती है, छत्रपति शिवाजी जयंती। तो सेलिब्रेशन जो शिव जयंती का हमें देखने को मिलता है, इसको ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने जो है वो सेटअप किया था। तो याद रखना, शिव जयंती जो है वो बनाने वाले व्यक्ति जो है, जिनको क्रेडिट जाता है, वो है ज्योतिराव गोविंद राव फूले। इन्हें महात्मा ज्योतिराव फूले के नाम से भी जाना गया है। और 1870 में इन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू किया। और सेलिब्रेशन के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि फाइटर बाल गंगाधर तिलक भी जो थे वो शामिल थे। फ्रीडम फाइटर जो है, इनको भी क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने मराठा किंग के कंट्रीब्यूशन जो भी थे, यानी कि पास्ट में जो मराठा किंग ने जो भी चीज जो है वो कंट्रीब्यूट करी, जिस भी प्रकार का उनका नेचर था, पब्लिक के सामने ये लोग लेकर आए, ये लीडर्स लेकर आए हमारे, राइट? और शिवाजी जी को पोर्ट्रे किया जाता था कि ये अपोनेंट है ऑप्रेसर के, यानी कि उत्पीड़क के विरोधी हैं, ऐसे लोगों के विरोधी है जो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस प्रकार से उनको प्रेजेंट किया गया मॉडर्न इंडिया में। फिर इंडियन नेवी के अंदर हम लोग को एक आईएनएस शिवाजी देखने को मिलती है। आईएनएस शिवाजी जी का नाम छत्रपति शिवाजी जी के नाम पर रखा गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी हमें देखने को मिलती है, जिसका पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। मुंबई में ना सीएसटी स्टेशन, आपको शायद पता हो, रेलवे स्टेशन सीएसटी। और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल नेशनल कमेटी भी हम लोग को देखने को मिलती है, 1981 में तैयार की गई थी लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, हमारी ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? ये वाला टॉपिक सभी को अच्छे से? आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें आपको कुछ ज्योग्राफिकल फिनोमिना के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। सो अभी बताया जा रहा है कि एक स्टडी के थ्रू कि लगभग 15 मिलियन लोग पूरे दुनिया भर में सडन और डेडली फ्लडिंग जो है उसके रिस्क को फेस कर रहे हैं। सडन और डेडली फ्लडिंग, फ्लड का मतलब पता है? बाढ़। सडन और डेडली मतलब एकदम से बाढ़ आ जाना। तो 15 मिलियन लोग रिस्क में है पूरे दुनिया भर में। और ये बाढ़ जो आ सकती है, ये सडन और डेडली फ्लडिंग हो सकती है ग्लेशियल लेक्स के कारण। अब आपको ऑलरेडी पता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो टेम्परेचर लेवल जो है वो राइज हो रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर जो है वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के कारण क्या चीज हो रही है कि इस प्रकार की फ्लडिंग के केसेस जो है वो फ्रीक्वेंट हो गए हैं। तो ग्लेशियल लेक्स है क्या? तो ऐसी लेक, ऐसी झील जो बेसिकली ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर से, और ये ग्लेशियर के फुट पर हम लोग को नजर आती है, यानी कि ग्लेशियर जो है उसके नीचे हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि ये लेक जो है वो बन जाती है। ये दो मेन ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं। एक तो आइस कांटेक्ट लेक्स,
जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है कि ग्लेशियर आइस है, राइट। आइस जो है वो मेल्ट होकर लेक वाटर जो है वो बन रही है, और दूसरी है डिस्टल लेक, जो कि ग्लेशियर या फिर आइस शीट से जो है वो बनती है, यानी कि या फिर उसमें ग्लेशियर या फिर आइस शीट होती है एक्चुअल में। एक तो प्रॉपर लेक के तौर पर बन गई और दूसरी आइस शीट के तौर पर हम लोग को नजर आती है। तो ये दो छोटे से डिफरेंस है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो ये चीज काफी ज्यादा काम की है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट क्या है। तो ग्लेशियल लेक्स जो है वो बड़े साइज में हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, ग्लेशियल लेक्स, और डेंजरस हो जाती है। और इन केस ऑफ बाउंड्री अराउंड देम ब्रेक्स, अब देखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ये पहाड़ है, माउंटेन है, यहाँ पर ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बर्फ है, दैट इज ग्लेशियर, राइट। अब यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक और, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके पीछे आप मान के चलो, या फिर आप ये मान लो कि यहाँ पर भी एक पत्थर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, या बाउंड्री एक प्रकार की इसकी देखने को मिल रही है थोड़ी सी, मतलब ऐसा माउंटेन है कि जो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर जो है ये पूरा ग्लेशियर अटका हुआ है। अब लेट्स इमेजिन कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एकदम से अगर ब्रेक कर जाएगा, तो पूरा का पूरा ग्लेशियर जो है वो नीचे आ जाएगा, राइट। पानी, या फिर इसका पानी होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल कि पानी जो है वो बहता हुआ आ रहा है, और एक जगह पर मतलब एक अब वॉल का सपोर्ट मान लो कि एक दीवार है या माउंटेन है, उससे पानी जो है वो अटका हुआ है, रोका हुआ है, राइट। अब अचानक से ये अगर दीवार या माउंटेन जो है इसकी बाउंड्री जो है वो टूट जाएगी, तो एकदम से भारी मात्रा में पानी नहीं आएगा, रिलीज नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। और उसके कारण कितना डिवास्टिंग डैमेज हम लोग को देखने को मिल सकता है, भारी भरकम डैमेज हम लोग को देखने को मिल सकता है, राइट। तो देखो ध्यान सुनो, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कुछ नहीं है, जिस समय पर ये जो ग्लेशियर से निकलने वाला पानी कहीं पर अटक रहा होता है, और एकदम से जिस जगह पर वो अटक रहा है वो एरिया टूट जाता है, वो वॉल अगर टूट जाती है और एकदम से भारी भरकम तरीके से फ्लड आता है, यानी कि पानी का बहाव तेज हो जाता है, तो उसको जो है वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कहते हैं। कि लेक आउटबर्स्ट, टूट गई भाई, झील टूट गई। अब आप देखो डैम, डैम में पानी भरा रहता है, राइट, बहुत भारी मात्रा में। अब डैम अगर टूट जाए तो सोचो गांव का गांव बह जाता है, कितना डैमेज होता है। तो यही है बस वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, या फ्लड, फ्लड आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं इसको। सो जैसे ही बाउंड्री जो होती है पर्टिकुलर इसकी टूट जाती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है माउंटेन्स के नीचे आ जाता है, और इसके कारण बाढ़ आती है, और इस इवेंट को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, राइट, क्लियर। लेक्स जो है वो हम लोग को स्टीप माउंटेनियस रीजन पर देखने को मिलती है, लैंडस्लाइड भी होती है, आइस एवलांच भी होते हैं, ऊपर से पूरा का पूरा ग्लेशियर जो है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, राइट, एवलांचेस जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। और ये भी डायरेक्टली कई बार आकर लेक्स में गिर जाता है। 2013 में उत्तराखंड का इंसिडेंस तो आपको ऑलरेडी पता है, केदारनाथ वाला, जिस समय फ्लैश फ्लड जो है वो देखने को मिला था, राइट। और ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हम लोग को देखने को मिला था चोराबारी ताल ग्लेशियर लेक के कारण हुआ, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी, राइट। अभी तक कुछ लोगों के अवशेष जो है वो अभी तक मिलते हैं। कुछ स्टडी के थ्रू और क्या पता लगा, तो बताया जा रहा है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो हैं उनके उनकी संख्या बढ़ जाएंगी, और भी ज्यादा ऐसे इवेंट्स नजर आएंगे। ग्लेशियर लेक जो है वो एक्सपेंड कर रही है और राइज कर रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण ये लेक्स बढ़ रही हैं, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट 50% से भी ज्यादा मतलब स्थिति खराब हो सकती है इंडिया, पाकिस्तान, पेरू और चाइना के अंदर। मोर देन हाफ ऑफ दोज हु कुड बी इम्पैक्टेड लाइफ इन 4 कंट्रीज। बुरी स्थिति इन पर्टिकुलर 4 कंट्रीज के अंदर होने की संभावना बताई जा रही है। 15 मिलियन लोग जो हैं 50 किलोमीटर के डेंजर जोन में रह रहे हैं ग्लेशियर लेक्स के। मोस्ट एक्सपोर्ट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो पॉपुलेशन जो हाई माउंटेन एशिया में रह रही है, राइट, एक ऐसा क्षेत्र जो हिंदू कुश माउंटेन से होकर जो है वो गुजरता है, ईस्टर्न हिमालय तक जाता है, यानी कि हिमालयन क्षेत्र पर जो लोग रह रहे हैं वो काफी ज्यादा खतरे में है, राइट, उनको काफी ज्यादा खतरा है इस पर्टिकुलर चीज का। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, तो इंडिया और पाकिस्तान को हम मिला दें तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ग्लोबली एक्सपोर्ट टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान में 1/3 लोग हैं, राइट, जिनको सबसे ज्यादा खतरा है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का, यानी कि इस बाढ़ के आने का सबसे ज्यादा खतरा इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को है। लगभग 3 मिलियन लोग इंडिया के अंदर और 2 मिलियन लोग पाकिस्तान के अंदर ये खतरे में है। नंबर और साइज जो ग्लेशियर लेक का इन एरियाज के अंदर है, ना ही सिर्फ बड़ा है, राइट,
पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट या फिर तिब्बत की अगर हम बात करें, बल्कि काफी वल्नरेबल और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी है ये। तो एक तो ये साइज भी बड़ा है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं, राइट। और हाईएस्ट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का क्षेत्र जो है, ये पूरे दुनिया भर का हम लोग को यही वाला देखने को मिलता है, राइट। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट या फिर तिब्बत वाला क्षेत्र हो गया, तो ये वाले क्षेत्र यानी कि हमारा वाला क्षेत्र, हिमालय वाले क्षेत्र भी आप मेंशन कर सकते हो। खाइबर पख्तूनवा जो क्षेत्र पाकिस्तान का, ये मोस्ट डेंजरस कैचमेंट है पूरे दुनिया भर में। पेरू की बात करें, तीसरे नंबर पर आती है डेंजर लेवल में पेरू। तो इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद पेरू थर्ड नंबर पे। और पिछले 20 सालों में क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर लेक जो है वो एंडीज माउंटेन्स में इंक्रीज हो गई है 93% तक, कंपैरिजन टू 37% हाई माउंटेन एशिया के। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बुरी स्थिति ला रहा है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हम लोग को जो है वो क्लाइमेट चेंज के कारण देखने को मिल रहा है। ये तो ऐसी स्थिति है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो गाइडलाइन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कंसर्न मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जो है वो एक साथ लेकर आना कि जिससे कि वो एक्शन प्लान क्रिएट कर सकें कि हम प्रिपेयर हो जाएं, हम प्रिवेंट करें, हम मिटिगेट करें यानी कि कम करें और हम रिस्पॉन्ड करें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को। तो ये बेसिकली एजेंसी जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, इसकी गाइडलाइंस में जो है वो क्लियरली मेंशन है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को जो है वो हम लोग को मैनेज करना है, वरना स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। गाइडलाइन जो है वो फोकस कर रही है अवेयरनेस के ऊपर, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। गाइडलाइन ने डायरेक्शन दिए हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी जो है वो फोकस करें ग्लेशियर लेक GLOF आउटबर्स्ट फ्लड। फिर इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, आप जानते हैं कि स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब है। हम लोग को टेम्परेचर लेवल को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम जो है वो करना है पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू 2015 के। और ये एक बिग स्टेप है, ये हेल्प करेगा कि ग्लेशियर लेक की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि कम पानी मेल्ट होगा तो लेक्स जो है वो कम बनेंगी, राइट। बट सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस लॉस जो है वो ऑलरेडी लॉक इन हम लोग को देखने को मिल जाएगा, यानी कि वो तो होगा। इफ वी स्टॉप्ड ऑल एमिशन टुडे, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हजार्ड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज फॉर सेवरल डिकेड। तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर करके क्लाइमेट चेंज की स्थिति जो खराब करी है, वो हमने इरिवर्सिबल इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है, इरिवर्सिबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये बोल रहे हैं, ये चिंता वाली बात कि आप अगर सब हर प्रकार का एमिशन आज की डेट में भी खत्म कर दोगे तो भी कुछ दशकों तक आपको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड नजर आएगा, क्योंकि आपने स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब कर दी है। और आप सोचो, आज करोगे तो कुछ दशकों तक होगा, और फिर अगर यही चीज हम कंटिन्यू रखेंगे तो सोचो कितनी डिवास्टिंग सिचुएशन जो है वो हो सकती है। तो हमें इफेक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है, नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट्स के एंगेजमेंट के साथ मिलकर काम करके इफेक्टिव मेजर्स लेना है, एक प्रॉपर उपाय लेना है जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके और ऐसी स्थिति जो है वो ना हो। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। अनुभूति दिव्यांग पार्क की यहाँ पर बात हो रही है, तो जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जो है वो फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है, आधारशिला जो है वो रखी है दुनिया की लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क की, जिसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, और ये नागपुर में हमें देखने को मिल रही है। तो इसकी लोकेशन ध्यान में रखना, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क या दिव्यांग पार्क जो है वो कहाँ पर है, वो नागपुर में हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पार्क के नाम से जो है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये पार्क दिव्यांग पार्क है, मतलब कि स्पेशल एबल्ड लोगों के लिए ये पार्क है, यानी कि डिसेबल्ड लोगों के लिए। सो अनुभूति इंक्लूसिव पार्क की बात करें तो इसको बनाया गया है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, सिटीजन्स के लिए, राइट। और ये नागपुर के अंदर बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी कंट्री के अंदर और पूरे दुनिया भर में जो डिसेबल पर्सन है उसको इंक्लूड करना है, इनकी इंक्लूसिव एनवायरमेंट उनके लिए क्रिएट करना, कि जिससे कि वो उनको किसी प्रकार की परेशानी कहीं पर भी ना हो। एंड इसके फीचर्स की बात करें, दुनिया का पहला ये इंक्लूसिव डिसेबल्ड पार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट, नागपुर में बनाया गया है। और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री यानी कि इसको मैनेज करेगी पार्क को। एंड पार्क जो है उनके इस पार्क में हर प्रकार की, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 21 टाइप्स है डिसेबिलिटीज के, और हर प्रकार की डिसेबिलिटीज जो है उनके लिए हर प्रकार की चीजें अवेलेबल है, राइट, उनकी ईज के लिए। जैसे कि टच एंड स्मेल गार्डन है, हाइड्रोथेरेपी यूनिट है, वाटर थेरेपी है,
इंडिपेंडेंट रूम है मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए और मदर्स के लिए। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, राइट, कि जो भी लोग जो हैं जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब जिन जिन लोग होता है ना कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उनके अधिकार क्या होंगे ये बताना, ये चीज इस पर्टिकुलर कानून में मेंशन्ड है, राइट। फिर ये कानून के बारे में भी जान लो। तो इस कानून ने रिप्लेस किया है पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 को। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ये यूनाइटेड नेशन होगा यार, ये गलत लिखा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, राइट। तो इसके ऑब्लिगेशन को ये कानून फुलफिल करता है, राइट, और इंडिया ने इसको साइन किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, जिसको हमने साइन किया है, और साइन करने के बाद एक हमने नेशनल लॉ क्रिएट किया जो कि है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। 2016 में ये लाया गया और 2017 से ये लागू हुआ। डिसेबिलिटी की डेफिनेशन जो है, इट इज बेस्ड ऑन इवॉल्विंग एंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के अंदर जो कवर है वो 21 है, ये नंबर याद रखना। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऐड कर सकती है और भी डिसेबिलिटीज को। ये कानून जो है वो प्रोवाइड कराता है पेनाल्टीज भी, कि अगर किसी प्रकार का पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ किसी प्रकार का ऑफेंस होता है, जुर्म होता है, मतलब आप कह सकते हैं ना किसी प्रकार से उसके अगेंस्ट क्राइम होता है, राइट, तो उसके खिलाफ, सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, राइट। और नए कानून का उल्लंघन किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल कोर्ट जो है वो बनाई जाएंगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो हैंडल करे केसेस जब भी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का उल्लंघन होता है उस केस में, राइट। क्लियर, सॉर्टेड। अब बात हो रही है यहाँ पर नीति आयोग के नए सीईओ की। तो इनका नाम थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर बीवीआर सुब्रमण्यम। ये अपॉइंट किए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के सरकार के द्वारा। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से ऑपरेट कर रही है। इसको एक रेजोल्यूशन के थ्रू जो है वो यूनियन कैबिनेट ने तैयार किया था। ये एक एपेक्स थिंक टैंक है, यानी कि टॉप लेवल का थिंक टैंक, जो हमारी कंट्री के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करता है। और ये दोनों ही डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट जो है वो प्रोवाइड कराता है, राइट, बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट, यानी कि डायरेक्शन भी देता है, पॉलिसी भी बनाने का काम करता है। और ये स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर के तौर पर डेवलप हो रहा है, कि इसमें एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, राइट, जो काम करते हैं स्पीड के साथ, प्रमोट करते हैं रिसर्च को, इनोवेशन को, प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, राइट, कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से जब ऑपरेट करेगी, काम करेगी। और जितने भी विवादित चीजें वगैरह जो ऐसी होती हैं, कंटिजेंट इश्यूज जो होते हैं, काफी सारे ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिनको रिजॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उस पर मिलकर इनकी पूरी टीम जो है वो काम करती है। यानी कि सिंपल शब्दों में नीति आयोग कुछ नहीं है, एक जैसे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जिसका काम होता था हमारी कंट्री के लिए प्लानिंग करना, सेम बीजेपी सरकार जो है, इन्होंने नीति आयोग जो है वो लेकर आ गए, प्लानिंग कमीशन को हटाकर। आगे की चर्चा करते हैं। काफी सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग को नीति आयोग के देखने को मिलते हैं। इसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव है जो आप हमेशा लिखेंगे अपने मेंस के अंदर, वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या होता है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, क्या होता है ये? फेडरलिज्म का मतलब जो है, फेडरलिज्म का सिंपल शब्दों में मतलब टू या मोर देन टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमारी सेंटर में एक गवर्नमेंट है और स्टेट में एक गवर्नमेंट है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट है ना। कोऑपरेटिव मतलब कि साथ में मिलकर काम करें, मतलब सेंटर सिर्फ अपनी ना चलाए और स्टेट जो है उससे पूछकर सेंटर जो है वो ऑपरेशंस करे। और स्टेट भी जो है, मतलब सेंटर जो है वो स्टेट से पूछकर ऑपरेशन करे, और स्टेट भी सेंटर से पूछकर जो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेशनल गोल्स हैं, उनको अचीव करने का काम करे। तो ये चीज आप लिखेंगे अपने मेंस में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, कि नीति आयोग का ये ऑब्जेक्टिव है पहला। इसका ऑब्जेक्टिव है कि नेशनल डेवलपमेंट की जो प्रायोरिटीज है उसका एक शेयर्ड विजन सामने रखना, कि नेशनल डेवलपमेंट जो हमें करना है तो सब मिलकर करें, सब स्टेट सेंटर सब मिलकर करें। सेक्टर और स्ट्रेटजीज, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स के साथ, मतलब कि स्ट्रेटजी जो है वो मतलब स्टेट्स के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ हम स्ट्रेटजीज बनाएं।
डेवलपिंग मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट विलेज लेवल, यानी कि ऐसे मैकेनिज्म तैयार करें, ऐसी मशीनरी तैयार करें कि विलेज लेवल पर ही हम प्लान्स क्रिएट करें, क्योंकि विलेज लेवल एक ऐसा लेवल है जो ग्रास रूट लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं कि, क्योंकि देखो एक होती है टॉप टू बॉटम अप्रोच कि ऊपर पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, आईएएस आईपीएस, आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स बोलोगे आप मेनली, आईएएस ऑफिसर्स, मंत्री, मिनिस्टर्स टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं, इन्होंने बात करी और नीचे प्लान जो है वो दे दिए कि भाई आपको ये चीज फॉलो करनी है। एक तो ये चीज होती है टॉप टू बॉटम अप्रोच। एक होती है कि पहले आप पूछ लो भाई कि यहाँ पर जो जनता है उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो उनकी नीड्स को ऊपर भेजा जाए, फिर उनकी नीड्स को एनालिसिस किया जाए, फिर एक प्लान जो है वो लाया जाए इनके बेटरमेंट के लिए। तो ये होती है टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच, राइट। तो इस अप्रोच पे नीति आयोग मेनली काम करती है। और नीति आयोग का एक गवर्निंग काउंसिल हम लोग को देखने को मिलता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, टॉप मोस्ट बॉडी है, प्रमुख निकाय है, जिसके अंदर नेशनल प्रायोरिटीज और स्ट्रेटजीज जो है वो शेयर की जाती हैं, स्टेट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट, इंडिया के डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट, प्रायोरिटीज इंडिया की जो है डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज उसको अचीव करने के लिए। अब ये चीज ध्यान से सुनना, ये चीज आएगी एग्जाम में, तो कि गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की क्या है आप समझ गए ना, कि यहीं पर ही प्लान्स बनते हैं, ये मेन बॉडी है जहां पर प्लान बनाए जाते हैं। इसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं, राइट, यूनियन टेरिटरी जो लेजिस्लेचर के साथ होती है उसके चीफ मिनिस्टर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और दूसरी यूनियन टेरिटरी के। और इस पर्टिकुलर गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट। अब इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक हम लोग को नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है, इंडिया इजिप्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हम लोग को काउंटर टेररिज्म पर देखने को मिल रही है, कि इंडिया और इजिप्ट मिलकर जो है वो टेररिज्म को खत्म करने पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। सो तीसरी मीटिंग ये हम लोग को जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म की देखने को मिली, न्यू दिल्ली में हुई। कहा यह गया, स्ट्रांगली निंदा की गई आतंकवाद की, हर तरीके के आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई, कि टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो हर प्रकार के टेररिज्म की निंदा हुई। दोनों ने मिलकर कहा कि हमें अब स्टेप्स लेने चाहिए कि किस प्रकार से हम टेररिज्म को काउंटर करेंगे। इन्होंने बोला कि हमें एक्शंस लेने हैं, राइट, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए, राइट, रेडिकलाइजेशन को, टेरर फाइनेंसिंग को, यानी कि हर प्रकार की टेररिज्म एक्टिविटी या हर प्रकार की ऐसी एक्टिविटी जो आगे चल के टेररिज्म में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए इन्होंने एक्सट्रीमिज्म का उपयोग किया, रेडिकलाइजेशन का उपयोग किया, कि थोड़े से भड़काव के कारण वो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वो बड़ा बन सकता है, तो स्टार्टिंग में ही उसको खत्म करो। तो हर प्रकार की टेररिज्म एक्ट्स को जो है वो खत्म किया जाए। तो सिक्योरिटी कॉपरेशन इज डिसाइडेड एज अ प्रायोरिटी पिलर ऑफ इंडिया इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इन्होंने बोला कि हम मिलकर जो है वो सुरक्षा सहयोग करेंगे इन फ्यूचर, आने वाले समय में हम मिलकर सिक्योरिटी पर मेनली दोनों काम करेंगे, इंडिया और इजिप्ट। दोनों पक्षों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा नामित सभी आतंकवादी संस्थाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इनने बोला यूएनएससी ने जितने भी टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट तैयार करी है, सबको हम बैन करेंगे, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इन्होंने सभी कंट्रीज से बोला कि सभी कंट्रीज एक साथ आए और एक्शंस लें, इंश्योर करें कि किसी भी कंट्री के अंदर टेररिस्ट को सेफ हेवन नहीं मिलना चाहिए, कोई भी कंट्री के अंदर कोई ऐसी टेरिटरी नहीं होनी चाहिए जहां पर टेररिस्ट जो है उसको सेफ हेवन मिल सके, यानी कि उसको पनाह मिल सके। और ऐसा कोई कंट्री कर रहा है तो तुरंत उस कंट्री के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करो। सभी कंट्रीज को बोला कि आप सभी लोग आओ, मिलकर काम करो टेररिस्ट के नेटवर्क को खत्म करने में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेनली उनके फाइनेंस चैनल, कि उनके पास पैसा नहीं आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो वेपन्स नहीं खरीद पाएंगे, टेररिज्म के एक्ट्स नहीं कर पाएंगे, राइट। इनने बोला क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो होते हैं टेररिस्ट के, उसको तुरंत प्रिवेंट करो कि टेररिस्ट एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए, राइट। फिर फ्यूचर कोलैबोरेशन की इन्होंने जो है वो चर्चा करी। इन्होंने बोला कि हम मिलकर जो है वो दोनों साथ में मिलकर काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन पर काम करेंगे, उसको बड़ा बनाएंगे, राइट, ट्रेनिंग करके, कैपेसिटी बिल्डिंग करके, एक दूसरे की गुड प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज करके, इंफॉर्मेशन को शेयर करके हम लोग एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करेंगे। जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन
के ऊपर इसमें यूनाइटेड नेशंस और ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम भी इंक्लूडेड है, राइट? तो ये चीज, अब देखो, इंडिया और इजिप्ट की बात करें तो हिस्टोरिकल कनेक्शन हम लोग को इंडिया और इजिप्ट के एंशिएंट पीरियड से ही देखने को मिलते हैं। आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है वो पढ़ी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि इजिप्ट का कल्चर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जो बहुत पुराना है, पैरेलल है जिस समय हमारा आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड हम लोग को देखने को मिला था, पता है ना आप लोग को? तो एंशिएंट टाइम से ही हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, राइट? और प्रेसिडेंट नासिर और प्राइम मिनिस्टर नेहरू, इन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी 1955 में भी करी थी, यानी कि रीसेंट पास्ट में। फिर पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो दोनों ही कंट्री एक क्लोज पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो शेयर करती हैं, राइट? डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे काफी पुराने हैं, एम्बेसडोरियल लेवल पर भी हम लोग को देखने को मिलता है, 1947 में ही हम लोग ने बना लिए थे, राइट? स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो इजिप्ट एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, राइट? क्रॉस रोड ऑफ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप में, यानी कि बीच में आपको मैप पे देखोगे तो आपको इजिप्ट जो है वो नजर आएगा, राइट? और जो इंपॉर्टेंट गेटवे इंडिया के लिए, अगर हमें यूरोप की तरफ जाना है, अफ्रीका की तरफ जाना है, तो इजिप्ट को एक मोड बनाकर जो है वो हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, राइट? फिर एनर्जी सिक्योरिटी, इजिप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑयल और गैस का इंडियन कंपनीज के लिए, राइट? और ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में हमने इन्वेस्टमेंट भी जो है वो किया हुआ है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें, इंडिया और इजिप्ट के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हैं, दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7.26 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है 2021-2022 में। दोनों ही कंट्रीज जो है वो मिलकर काम कर रही है अपने ट्रेड को इंक्रीज करने के ऊपर, राइट? यूएस डॉलर 10 बिलियन तक जो है वो ट्रेड अपना लेकर जाएंगी 2023 तक। तो ये इनका मेन टारगेट है अभी, मतलब ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया और इजिप्ट का एनुअल ट्रेड जो है वो 4.4 बिलियन यूएस डॉलर होता है, जिसमें से 2.2 बिलियन इंडियन एक्सपोर्ट होता है और 2.19 बिलियन इंडियन इंपोर्ट होता है, मतलब कि 2.2 ही मान के चलो, ऐसा कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। तो मतलब हमारा जो है वो ना ट्रेड डेफिसिट हो रहा है ना सरप्लस हो रहा है, हम बिल्कुल नॉर्मल बैलेंस क्रिएट करके चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया जो चीजें इजिप्ट को भेजता है, मीट भेजता है, टोबैको भेजता है, राइट? मैन्युफैक्चर टोबैको भेजता है, मोटर कार्स भेजता है, कॉटन यार्न भेजता है। इन इजिप्ट से हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग लेते हैं क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, केमिकल, टेक्सटाइल्स। फिर इंडियन ओशन क्षेत्र कॉन्क्लेव हम लोग को देखने को मिली थी बेंगलुरु में, जिसमें दोनों कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और पहली जॉइंट एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और इजिप्टियन आर्मी के बीच में साइक्लोन 2023 भी हम लोग को देखने को मिली, जो राजस्थान में हुई थी। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाली एक्सरसाइज का। फिर इंडियन कम्युनिटी की बात करें, लगभग 3200 लोग जो है वो इजिप्ट में रहते हैं, और इजिप्ट एक हमारा जियो पॉलिटिकल पार्टनर है। मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्रेटेजिक एरिया है इसकी, बीच वाली एरिया हम लोग को देखने को मिलती है। यूरोप चले जाओ आप, अफ्रीका जो है वो चले जाओ, राइट? यूरोप चले जाइए, अफ्रीका जो है वो चले जाइए, राइट? तो मतलब मतलब इन एरिया को बीच में रहकर इजिप्ट कनेक्ट करता है, ठीक है? अब कुछ प्रॉब्लम्स भी थी इंडिया इजिप्ट के रिलेशन में, जैसे कि एक तो ऑयल के प्राइस में जैसी फ्लक्चुएशन होता है, हमें लॉस होने लगता है अननेसेसरली, राइट? फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, इंडियन कंपनीज फेस करती हैं इजिप्ट के अंदर कोई भी, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस प्रकार का एनवायरमेंट उतना अच्छा नहीं है, मतलब यानी कि वहां पर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर बड़ी इश्यूज हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हम लोग को देखने को मिलती है वहां पर। सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, क्योंकि टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड। कल्चरल डिफरेंस है कि दोनों ही कंट्रीज के कल्चर और ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, तो भी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। बट डिस्पाइट इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी हम लोग मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं, और आगे मिलकर काम करने पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है? अब साउथ चाइना सी के टॉपिक के बारे में तो आपको अच्छे से जानकारी है ही, राइट? तो यू नो इट वेरी वेल कि जो साउथ चाइना सी है उस पर चाइना अपना क्लेम करता है। चाइना बोलता है कि ये समुद्र का नाम जो है वो मेरे नाम पर रखा गया है, दैट्स वाई ये पूरा का पूरा समुद्र मेरा है, और इस पर बने हुए जितने भी आइलैंड्स हैं वो भी मेरे हैं, राइट? तो इस प्रकार का क्लेम इसका रहता है। हालांकि इसके क्लेम को इंटरनेशनल कोर्ट ने जो है वो कई बार जो है वो खारिज कर दिया है, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, कह दिया है कि चाइना जो है उसका कोई हिस्टोरिकल क्लेम ऐसा नहीं है जो दावा कर रहा है कि साउथ चाइना सी उसकी, ऐसा कोई उसका दावा जो है वो बेकार है। तो ये चीज है, यहाँ पर ये बहुत सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करता है, डराता है यहाँ पर छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज को। सो चाइना जो है वो अभी अभी भी अपना टस से मस नहीं हो रहा, अभी भी अपना क्लेम रखा हुआ है।
बोल रहा है कि नहीं साउथ चाइना सी तो मेरा ही है। तो क्या डिस्प्यूट है ये साउथ चाइना सी का? 50 बार आप लोग कवर कर चुके हो इस टॉपिक को। तो लोकेशन आपको साउथ चाइना सी की बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। यहीं पर ही ताइवान स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है, जहां पर आप अभी बैठे हुए हो। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा दिया होगा। मैं चाहूँ तभी डिजिटली आपको मैप वगैरह दिखा दूं, बट मैं वो करूंगा नहीं ऐसा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप यहाँ पर देखो और फिर बाद में आकर भूल जाओ चीजें। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको चीजें याद रहे। अब खड़े होइए, जाइए अपने वर्ल्ड मैप के सामने, और वैसे तो अपने स्टडी रूम में जब आप पढ़ते हो तो बड़ा सा वर्ल्ड मैप ही आपको रखना है। तो वर्ल्ड मैप में जो है वो जाइए और जाकर देखिए थोड़ा सा साउथ चाइना सी की लोकेशन आपको नजर आएगी। चाइना जो है वो आप देखोगे तो चाइना के नीचे वाले एरिया पर साउथ चाइना सी आपको नजर आएगी। यहीं पर एक छोटा सा आइलैंड भी नजर आएगा जिसका नाम है ताइवान। और ताइवान को लेकर भी एक अलग विवाद जो है वो चलता है। चाइना जो है वो बोलती है कि ताइवान जो है वो उसका हिस्सा है, और एक्चुअली में है भी। मतलब वो गलत नहीं है। बट ताइवान जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट ऑफिशियली उसने घोषित कभी नहीं किया है, बट वो इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, अब देखो, वो तो एक अलग ताइवान का टॉपिक जब आएगा तो और डिटेल में समझाऊंगा। अभी देखो, ये हम लोग को साउथ चाइना सी की लोकेशन मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी अभी अपने मैप में। ये हम लोग को ताइवान और फिलीपींस के ईस्ट में देखने को मिलता है। बोर्नियो है यहाँ पर, राइट। गल्फ ऑफ थाईलैंड है, राइट। मलाया पेनिनसुला है। एशियन मेनलैंड हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि इन एरियाज के बीच में जो है वो साउथ चाइना सी है। और डिस्प्यूट की बात करें तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, ताइवान, इनके ऊपर, मतलब इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है सेंचुरी से, सदियों से डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद जो है वो बना हुआ है। ये कंट्री के नाम याद रखना, जो कंट्री बोली है ना, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस वर्सेस चाइना। चाइना बोलता है कि ये साउथ चाइना सी मेरा है, इस पर मौजूद जितने भी आइलैंड्स है मेरे हैं। मतलब कि ये पूरी कंट्री के ऊपर ही अपना क्लेम कर देता है कई बार, राइट। और दो एरियाज है मेनली विवाद होने वाले, वो है स्पार्टली आइलैंड और पार्सल आइलैंड। वहीं पर ही अगर आप देखोगे जापान के नजदीक में, तो आपको ये दो आइलैंड जो है वो नजर आएंगे। एक 9 डैश लाइन क्वेश्चन आएगा कि 9 डैश लाइन किससे रिलेटेड है? ये साउथ चाइना सी के ऊपर जो है वो 9 डैश लाइन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जो चाइना ने क्रिएट करी है। तो ये 9 बेसिकली पॉइंट्स है, इस प्रकार से कि 9 पॉइंट्स में उसके अंदर जितना भी पूरा एरिया है वो चाइना का एरिया है। तो चाइना ने इस प्रकार से 9 पॉइंट जो है वो क्रिएट कर दिया। और मतलब इवन इतना ही नहीं यार, ये क्या कर रहा है, इसकी हरकत सुनो आप। ये वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। तो आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट, कई बार हम कवर कर चुके हैं इस टॉपिक को। आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है जानबूझ के, कि आज वो आइलैंड बना लेगा, आज से 100 साल बाद जो है वो क्लेम करेगा कि देखो ये आइलैंड तो मेरा ही है, इस पे तो मेरा नाम लिखा है, राइट। वही एक हरकत है इसकी। अब ये क्षेत्र जो है वो इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो, ट्रेड इसका हो रहा है मेडिवल पीरियड से ही बहुत अच्छा खासा। यहाँ पर फिशरीज काफी अच्छी है, मिनरल डिपॉजिट है, हाइड्रोकार्बन का काफी अच्छा खासा रिजर्व है यहाँ पर, राइट। और इस क्षेत्र में चाइना जो है वो डोमिनेट कर रहा है, दबदबा अपना बना के रख रहा है, राइट। कुछ चाइनीज ऑफिशियल जो है वो रिफर करते हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र को ब्लू ब्लू नेशनल सॉइल के तौर पर, राइट, इसको कहा जाता है, राइट। और इसके अलावा डोमिनेंस किस प्रकार से डिस्प्ले करता है? तो चाइना अपनी मस्कुलैरिटी जो है वो दिखाता है अलग अलग तरीकों से, जैसे कि अपने वेसल्स को वहां पर लेकर आ जाएगा, यानी कि अपनी शिप को वहां पर एकदम से बिना किसी को बताए पास में ले आएगा, और वो भी वॉरशिप को, लड़ाई लड़ने वाले जो लड़ाकू जहाज वगैरह जो होते हैं ना, उसको लेकर आ जाएगा, राइट। लाइव फायरिंग एक्सरसाइज करने लगेगा, बेअमन गोली बंदूकें चलाने लगेगा, तोप चलाने लगेगा, राइट। कई बार फिशिंग वेसल्स को डुबा देता है, ये सिंक कर देता है। मछुआरों के जो वेसल्स होते हैं ना, कि क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पे फटाक डुबा दिया। तो धमकी, डराव, दबदबा, डर बना रहा है यहाँ पर अपना। साउथ चाइना सी के कुछ फीचर्स को का नाम चेंज कर दिया अपनी मर्जी से, सोचिए अब आप। बंकर्स बना रहा है, रनवे बना रहा है, राइट। बिना पूछे किसी के भी एक्सप्लोरेशन कर रहा है, राइट। तो ऐसी हरकत इसकी हम लोग को लगातार कंटिन्यूअसली देखने को मिल ही रही है। चाइना की नई मैरीटाइम लॉ साउथ चाइना सी को लेकर क्या कहती है? तो देखो, फॉरेन शिप को रेगुलेट करने के लिए चाइना ने नोटिफाई किया है मैरीटाइम रूल्स। सोचो, अब वो खुद बोल रहा है कि भाई मैं रेगुलेट करूंगा। सुनना, देखो, चाइना का है ये नया समुद्री कानून, ये बात ध्यान से सुनना। चाइना ने उस एरिया के लिए कानून बनाया जो एरिया विवादित है। और क्या कानून बनाया है? इसने बोला है कि ऑपरेटर्स ऑफ सबमर्सिबल्स, न्यूक्लियर वेसल, ship carrying radioactive material, ship carrying bulk oil, chemicals, liquefied gas, and other toxic and harmful substances are required to report their details information upon their visit to Chinese territorial waters.
ये बोल रहा है इस क्षेत्र पे कोई भी अगर आ रहा है अपना जहाज लेकर तो चाइना को रिपोर्ट करो। अभी ये क्षेत्र ऑलरेडी विवादित है और तू क्यों इस पर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। अब डोंट अंडरस्टैंड वाली बात नहीं है, यू नो वेरी वेल कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती है, उसको बड़ा प्यार है अपने आप को एक्सपेंड करने के ऊपर। अब हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसको वो क्लेम करता है वो कि वो उसका है, चाइना का है, और कर भी लेता अगर 1971 वॉर नहीं होता। अभी हमने कवर किया था पॉलिटी के लेक्चर में, वो पॉइंट लिंक किया था कि 1971 जो बांग्लादेश जो बना है वो तो हमने सही समय पर सही एक्शन ले लिया, वरना कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद पाकिस्तान और चाइना मिलकर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया खा जाते हैं। अब सुनो, एक और घटना घटती है 2016 में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जो द हेग नीदरलैंड्स में है, तो इसने जो है वो एक डिसीजन लिया, यानी कि इसने जजमेंट लिया है, क्योंकि ये केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट के पास गया। अब जजमेंट आया है कि चाइना जो ये गाना गा रही है ना कि ये क्षेत्र जो है वो ऐतिहासिक समय से इसका है, बोला ये बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं है। इनने बोला कि कोई भी इस पर्टिकुलर क्षेत्र पर इसका कोई कानूनी तौर से क्लेम नहीं है, और कोई भी फीचर स्पार्टली आइलैंड का क्वालिफाई नहीं करता। एक आइलैंड के तौर पर कोई भी लीगल बेसिस नहीं है चाइना का कि उसके ऐतिहासिक अधिकार थे इस आइलैंड के ऊपर, कोई लीगल बेसिस नहीं है। फिर और चाइना ने इवन ये भी बोला कि फिलीपीन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक सॉरी कोर्ट ने ये भी बोला कि फिलीपीन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को का उल्लंघन कर रहा है चाइना, और तुरंत चाइना इस क्षेत्र पर एक्टिविटी बंद कर दे। बट चाइना ने बोला मैं तो नहीं मान रहा। चाइना ने बोला कि ये सब मिली भगत है मेरे अगेंस्ट, तुम लोग धोखा कर रहे हो मेरे साथ। इसने इंटरनेशनल कोर्ट के जजमेंट को नहीं माना, बोलता कि भाड़ में जाओ, मुझे नहीं मानना। एंड हालांकि हो ये रहा है कि अभी तक कोई भी सिंगल कंट्री ने चाइना को चैलेंज नहीं किया, और इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि डिस्प्यूट जो है वो वही वैसा का वैसे ही सेटल नहीं हुआ, वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। इवन कोई भी कंट्री जो है वो चाइना से उलझना नहीं चाह रही, बट द पॉइंट इज उसके बैकग्राउंड में जितनी भी ये आइलैंड कंट्रीज हैं ये चाइना से दूर होती जा रही हैं। ये रिलेशंस अपना यूएसए के साथ, इंडिया के साथ जो है वो क्रिएट कर रही हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन सब पर्टिकुलर कंट्रीज को अपने नजदीक ले आना, और हम लेकर भी आते हैं वेरियस अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू, इंटरनेशनल पॉलिसीज के थ्रू। सो इंडिया के लिए यही चीज है, डिफेंस और डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सो इंडो पैसिफिक क्षेत्र हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ही, तो हम वहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग बढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस एक्टिविटीज कंडक्ट होती हैं, राइट। मलक्का स्ट्रेट पर पेट्रोलिंग होती है, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया ने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, यूएसए के साथ कर ली है, और वियतनाम के साथ, और इसको मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर तक भी हम जल्दी एक्सपेंड करेंगे। अंडमान और निकोबार में हमने मिलिट्री अपनी एक्सपेंड कर दी है, राइट, मिलिट्री एक्टिविटीज। फिर इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी के बारे में बात करें, यूएनसीएलओएस के बारे में बात करें, यानी कि ये कोर्ट है, इसी कोर्ट ने जो है वो जजमेंट दिया था अभी चाइना को कि चाइना का क्लेम जो है वो कोई भी ऐतिहासिक क्लेम नहीं है साउथ चाइना सी के ऊपर। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको साइन किया गया था 1982 में। इसने 4 जेनेवा कन्वेंशन जो है वो अप्रैल 1958 के हटा दिए थे, राइट। और ये बताती है, जैसे कि यूएनसीएलओएस बताती है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में, आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, यहाँ पे देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कंटेजियस जोन, ये सब चीजें लिखी हुई हैं, वो तो ठीक है। ये बोलती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होगा वो 200 नॉटिकल माइल्स तक का होगा, 200 नॉटिकल माइल्स तक का इंडिया का जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। मतलब कि इस क्षेत्र पर अपनी बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स के एरियाज पर इंडिया जो है वो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज कर सकती है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल वाटर्स आ जाएंगे जहां पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है और सभी का कंट्रोल है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है और सभी का कंट्रोल है, इक्वल, ठीक है। तो वो चीज कही जाती है। तो ये एक चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये जो कानून जो बनाया गया था, राइट, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें जो है वो मेंशन की गई थी। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में द हेग नीदरलैंड्स के अंदर इसी पर्टिकुलर कानून के थ्रू जो है वो चैलेंज किया गया, और फिर चाइना ने जो है वो माना नहीं इस पर्टिकुलर कानून को, राइट। फिर कन्वेंशन ने 3 नए इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरनेशनल सीन के क्रिएट किए, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, और कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो मैं बात कर रहा था, ये देखो लिखा है 200 नॉटिकल माइल्स। तो इस पर्टिकुलर कानून के थ्रू सभी स्टेट जो है उनके पास अधिकार होता है 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, कि वो वहां पर मौजूद जो भी चीजें हैं, जो भी रिसोर्सेज है, उसको वहां से निकाल सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। तो ये एक चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। दैट्स इट। एक मिनट पानी पी लूं, आप फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, दसलिक 2023 की यहां पर बात हो रही है। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली चौथा एडिशन एक्सरसाइज दसलिक का हम लोग को देखने को मिला इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में हुआ है। और ये एक्सरसाइज दसलिक किसके बीच में होती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान, याद रखना है। इंडियन आर्मी कंटिजेंट जो है वो जो रिप्रेजेंट किया वो गढ़वाल राइफल, तो हमारी तरफ से गढ़वाल राइफल गया था। और एक्सरसाइज दसलिक की बात करें तो दसलिक एक बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में होती है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि दोनों कंट्रीज जो है वो मिलकर ऑपरेशंस कंडक्ट करें, एक दूसरे से सीखें, राइट। पहला एडिशन इसका 2019 में हम लोग को ताशकेंत में देखने को मिला था। उज्बेकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है सेंट्रल एशिया के अंदर। जाओ इसकी मैप में लोकेशन देखो, वर्ल्ड मैप में अपने कि कहां पर उज्बेकिस्तान है, तुरंत नजर मारो। क्योंकि आप अपने मैप को देखोगे तो एग्जाम के समय पर आपके मैप की पूरी पिक्चर आपके सामने आपको याद आ जाएगी। 5 लैंडलॉक कंट्री से घिरा हुआ है ये उज्बेकिस्तान, राइट। कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन कंट्री से ये घिरा हुआ है। और इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी ताशकेंत हम लोग को देखने को मिलती है। इंडिया उज्बेकिस्तान के पॉलिटिकल और बायलैटरल रिलेशंस की हम लोग बात करें तो इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिसने एक्नॉलेज किया था स्टेट सॉवरेनिटी ऑफ उज्बेकिस्तान, यानी कि ये कह दिया था कि उज्बेकिस्तान इंडिपेंडेंट है, उसको कंट्रोल करने वाली कोई और दूसरी कंट्री नहीं है। तो जैसी उसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1991 में, हमने उसको रिकॉग्नाइज किया। और बायलैटरल रिलेशंस हमारे जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इशू से रिलेटेड है, डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया, एनर्जी, एग्रीकल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, पीपल टू पीपल टाइज, इन सब एरियाज पर हमारे एक अच्छे रिलेशंस हैं। हमने 2022 में 30 साल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कंप्लीट कर लिए थे। उज्बेकिस्तान और इंडिया ने मिलकर जो है वो एग्रीमेंट, एमओयू, प्रोटोकॉल, जॉइंट स्टेटमेंट भी साइन किया है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, सिविल एविएशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर और आईटी की फील्ड में। क्लियर? डबली मीनिंग उसके लिए भी कहा जाता है कि ये जो लैंडलॉक, जो एक तो एक कंट्री जो है वो लैंडलॉक्ड है, अब इसके आजू बाजू भी जो कंट्री है वो भी लैंडलॉक्ड है, तो उस पर्पस के लिए है वो कहा जाता है डबली। अच्छा, आपने वर्ड जो है वो चूज पूछा, वेरी गुड। अब आइए, गट माइक्रोब्स एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। गट माइक्रोबायोम ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम्स को रिलीव करने में। एक नए रिसर्च से ये चीज पता लगी है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर्स हैं, इनके लक्षणों से राहत दिलाने में गट माइक्रोबायोम जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपने ये वाली चीज समझी, ये एक अपन को न्यूज मिल गई कि गट माइक्रोबायोम जो है एक उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को के सिम्टम्स को ठीक करने में। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है ये चीज समझो आप। तो ये जो टर्म है, ये ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जहां पर बच्चा जो होता है वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता ढंग से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं होती, यानी कि लोगों को समझा भी नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहता है, राइट। और उसका बिहेवियर जो होता है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर हम लोग को देखने को मिलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो एडवर्सली इफेक्ट करती है एक व्यक्ति की कॉग्निटिव एबिलिटीज को, एंड ओवर टाइम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी डिमिनिश कर देती है, यानी कि बच्चा सीख नहीं पाता है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर समझ में आया आपको कि ये एक्चुअल में है क्या? कि एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चा ना बोल पा रहा है सही तरीके से, ना एक्सप्रेस कर पा रहा है सही तरीके से, ना कोई चीज सीख पाएगा सही तरीके से, और इसलिए उसकी लाइफ जो होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो खराब हो जाती है। और ये एक, मैंने आपको बताया, ये चीज याद रखना, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये हम लोग को देखने को मिलता है।
अब रिसर्च के थ्रू पता ये लगा है कि काफी सारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग बच्चों के अंदर, राइट। तो जिन भी बच्चों को एएसडी जो होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है, उन बच्चों को ये सब प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। और सेकेंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमने सीखा, आपको पता है ना जीनोम ह्यूमन प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो लोगों के जो जीन्स है उसको कलेक्ट कर रहे हैं, डीएनए को जो है वो कलेक्ट जो है वो किया जा रहा है जेनेटिक स्टडी के लिए, राइट। इंडिया की स्पेशली क्षेत्र वाइज की इंडिया के लोगों के जीन्स में, क्योंकि आपको पता है कि एक जीन्स ही ऐसी होती है, डीएनए ही एक ऐसी चीज होती है, जीनोम, जीनोम अ ग्रुप ऑफ डीएनए, ये एक ऐसी चीज होती है इसके अंदर, ये कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि जिसके अंदर एक इंसान के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक क्या क्या चीजें सबकी सब पता लगती हैं। तो वेरियस डिजीज को रिजॉल्व करने में, पता लगाने में कि कौन सा एरिया में कौन से लोग वल्नरेबल है वेरियस डिजीज के लिए, तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था। तो ये दूसरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, उससे जो चीज हमने सीखी, तो उसमें पाया ये कि गट माइक्रोबायोम जो है उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है ह्यूमन मॉड्यूलेशन में और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। तो रिसर्च ने ऑब्जर्व किया कि एबनॉर्मल एंटीजन ट्रैफिकिंग हैपेंस थ्रू एन इम्पेयर्ड इंटेस्टिनल बैरियर। इनने कहा है कि जो पेट जो खराब हो रहा है, इंटेस्टाइन में जो दिक्कत हो रही है, उसके कारण से ये इश्यूज हो रहा है। अच्छा, आपको एक और चीज पता होगी, पेट के वाकई में काफी सारे इश्यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर, कि जैसे कि कई बार आपने देखा होगा जिन लोगों को गैस होती है, राइट, गैस काफी ज्यादा उनकी बॉडी में पेन होता है काफी, राइट, पेन, जैसे कि कई बार एकदम से गैस के कारण ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ गया। लोग कई बार गैस के कारण भाग जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, बाद में पता लगता है कि दैट वाज अ गैस। सो पेट के कारण वाकई में बहुत बहुत चीजें हो सकती हैं। वही चीज बस ये बता रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमारे आयुर्वेद के अंदर ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है, राइट। तो ये चीज आप लोग पहले से ही जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। और देखो अब साइंस इसको जो है वो डिस्कवर कर रही है और उसको ऑथराइज कर रही है, जो कि काफी सालों पहले जो है वो पतंजलि ने ऑथराइज कर दिया है। सो रिसर्च observed that abnormal antigen trafficking happens through an impaired intestinal barrier, allowing the antigen to reach the brain, triggering a chain of event worsening ASD symptom. तो बोल रहे हैं कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है कि भाई गट को, पेट को ठीक करो, ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होंगी। Immune modulation, it refers to efforts of immune system to ensure that its response is proportionate to a threat. तो obvious सी बात है कि उसका response जो है वो threat के बराबर होना चाहिए, कि वो रिस्पॉन्ड जो है वो इस प्रकार करे कि वो थ्रेट को जो है वो खत्म करने का काम करे। रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है reinstating balance in the gut microbiome with techniques like fecal microbial transplantation could lessen many problems children with ASD face and improve the quality of their life. तो फीकल माइक्रोबायल ट्रांसप्लांटेशन, ये चीज ध्यान में रखना। ये बोल रहे हैं कि इसकी मदद से अब आप जो है वो प्रॉब्लम्स को जो है वो थोड़ा कुछ हद तक जो है वो ठीक कर सकते हो। तो ये मेडिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू बैलेंस क्रिएट किया जाता है गट माइक्रोबायोम में, और इसमें स्टूल सैंपल्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है हेल्दी इंडिविजुअल से लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि बच्चे जो अफेक्टेड बच्चे हैं उनको, यानी कि कुल मिलाकर पेट को ठीक करने की एक प्रैक्टिस हम लोग को, मतलब ये एक मेडिकल थेरेपी हम लोग को देखने को मिलती है। दैट्स इट। ये वाला पूरा टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हमने जो है वो समझ लिया ये क्या है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिस डिसऑर्डर के थ्रू बच्चों में वेरियस प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं, राइट। लाइक किस प्रकार की प्रॉब्लम्स कि बच्चे जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज रहेगा, बोल नहीं पाएंगे, एक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को ये समझ में आ गया। अब ये गट माइक्रोब्स ये ठीक कैसे हो रहा है, मतलब ये बोल रहे हैं कि आपका गट यानी कि आपका जो पेट है उसको आप थोड़ा ठीक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज जो है वो ठीक होगी, क्योंकि पेट में खराबी के कारण जो सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक जो है वो पहुंचते हैं और उस स्थिति को और बुरा करते हैं। क्योंकि आप देखो ना, जब एक इंसान का पेट खराब होता है तो एक इंसान जो है वो वाकई में कुछ नहीं कर सकता, राइट। आप सोचो प्रेशर जो है वो जब इस इंसान को बहुत तेजी से लगा होता है, आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, बहुत तेजी से लगा होता है, राइट। तो आपके दिमाग में कुछ और आता है, मतलब आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में और आपको प्रेशर लग गया एकदम, राइट। और फिर उस समय क्या होगा, उस समय मीटिंग गई भाड़ में, पहले तो ये सोचा जाता है कि जल्दी से मीटिंग खत्म हो और मैं तुरंत जाके फ्री हूं। तो इट हैपेंस। एनीवेज, सो आगे की बात करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज की यहाँ पर बात हो रही है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट वेरी वेल, है ना, अवेयर हो आप।
कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, राइट? इसमें होता कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, आप जानते हो। जेनेटिक यानी कि जीन्स की यहाँ पर बात हो रही है, राइट? जीन्स। अब मैं डीएनए की बात करता हूँ, एक डीएनए है, राइट? सेट ऑफ डीएनए जिसको जीनोम हम लोग बोलते हैं। अब इसमें कोई पर्टिकुलर जीन जो है वो डैमेज्ड है, तो उसको जो है वो कैस्पर कैस 9 टूल से जो है वो निकाला जाता है। किस टूल से? कैस्पर कैस 9 टूल से निकाला जाता है, और उसको ठीक करके वापस जो है वो बॉडी में एंटर कर दिया जाता है। तो ये होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब प्लांट्स में क्या होता है, काफी सारे ऐसे प्लांट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं जिन प्लांट्स में कीड़े लग जाते हैं। तो आज की डेट में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उन प्लांट को जो है ऐसे प्लांट के साथ जो है वो फ्यूज करवाया जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसा प्लांट है जिसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें कीड़े नहीं लगते, और एक प्लांट है जिसमें कीड़े लग रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, उन दोनों प्लांट्स को जो है वो फ्यूज कर रहे हैं। मतलब उसकी जो जेनेटिक प्रॉपर्टी है कीड़े ना लगने की, प्लांट बी की जेनेटिक प्रॉपर्टी है कीड़े ना लगने की, तो उस प्रॉपर्टी को उठाकर प्लांट ए में जो है वो डाल दिया जाता है। जैसे दिस इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिससे कि प्लांट ए जो है वो भी ऐसा बन जाए कि वो पेस्ट फ्री हो सके। और ये चीज हमने करी भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है। अब बात हो रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज के बारे में, पेड़ों के बारे में। ऐसे पेड़ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू तैयार हुए हैं, इसको प्लांट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार। पोपलार पेड़ की प्रजाति है, ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग इसकी हुई है कि जिससे कि इसकी लकड़ी जो है वो तेजी से ग्रो हो सके। यानी कि पॉपुलर्स का जो है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसलिए मतलब कुछ इस प्रकार किया गया है कि वो तेजी से उसका लकड़ी जो है वो ग्रो हो, राइट? पॉपुलर जेनेटिकली इंजीनियर टू ग्रो वुड फास्टर while absorbing more कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो सोचो आप, क्लाइमेट चेंज में भी हेल्प कर रहा है, प्लस फ्यूल की प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। सोचिए आप कि हम उसकी ग्रोथ को तेज कर दे रहे हैं, ग्रोथ को तेज कर दे रहा है। लिविंग कार्बन, द सैन फ्रांसिस्को बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, ये कंपनी है लिविंग कार्बन। ये इसने ट्रीज को मॉडिफाई जो है वो किया है जिससे कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से लड़ा जा सके, क्योंकि ये इसके वुड जो है जल्दी से ग्रो करेगा, जल्दी से ग्रो करेगा तो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। अब क्रिटिसिज्म इसका कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि कमर्शियल प्लांटिंग होगी, उसमें भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि इन डेप्थ रिसर्च जो है वो करना पड़ेगा, और उसके काफी सारे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं इकोसिस्टम के अंदर। जैसे कि हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी पर्टिकुलर नेचुरल चीज के साथ अगर आप खिलवाड़ करोगे, छेड़खानी करोगे, तो आगे चल के स्थिति खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। आप खुद सोचो यार कि किसी के जीन्स में चेंज कर रहे हो, आज तो आपको अच्छा अच्छा दिखेगा, बट आने वाले 100 सालों के बाद कुछ गड़बड़ हो गई, फिर क्या करोगे? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, उसमें म्यूटेशन होते हैं, इस चीज के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। जैसे कि हम बंदर से लेकर ह्यूमन बने हैं ना, तो वैसे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं। अब आज की डेट में आपने उसकी जेनेटिक प्रॉपर्टी चेंज कर दी, कल को वो टॉक्सिक हो जाए, फिर तो बर्बादी हो जाएगी बुरी तरह से। तो अभी तक हमारे पास कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है सालों का, हमारे पास कोई 100 200 500 साल का रिकॉर्ड नहीं है कि इस प्रैक्टिस से जो है वो ठीक होंगी चीजें, राइट? तो फिर इसलिए इस प्रैक्टिस को करना जो है मास स्केल पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एट प्रेजेंट कमर्शियल कल्टीवेशन जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाली ट्रीज के जो है वो इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। हम पेड़ों के लिए अलाउ नहीं करें, इवन हमने क्रॉप्स के लिए भी मतलब कमर्शियल लेवल पर, मास लेवल पर उतना अलाउ नहीं किया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज क्या है तो वो आप समझ चुके, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी है, थ्योरी बस सुन लो। इसको जीएम ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे पेड़ होते हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इनमें जो डिजायर्ड ट्रेड्स होते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल उसको ग्रो करना है, या उसको किसी बीमारी से बचाना है, या वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करे एटमॉस्फेयर से, तो उसके उस पर्टिकुलर जीन को जो है वो चेंज किया जाता है, राइट? लेबोरेटरी में ट्रीज को जो है वो क्रिएट किया जाता है, उसमें फॉरेन जीन डाल दिया जाता है। यानी कि मैंने आपको प्लांट ए और प्लांट बी का एग्जांपल बताया था ना, कि जैसे प्लांट बी जो है उसमें एक ऐसा जीन है कि जिस जिस जीन के कारण हमें देखने को मिल रहा है कि उसमें कीड़े नहीं लगते, तो वो जीन निकाल के प्लांट ए में डाल दिया जाता है। तो ऐसा ही होता है कि ट्री जो है वो क्रिएट किया जाता है, उसमें फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है डीएनए, उसके डीएनए में, और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू, जीन गन मेथड इसको बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल में जो नाम है वो है कैस्पर कैस 9 टूल। जेनेटिक मॉडिफाइड ट्रीज जो है उनके पास पोटेंशियल होता है कि वो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेंगे।
और इसका उपयोग कमर्शियल पर्पस के लिए भी किया जा सकता है, टिम्बर प्रोड्यूस करने में या पल्प प्रोड्यूस करने में, राइट? अब चैलेंजेस काफी सारे हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट जेनेटिक मॉडिफिकेशन ट्री के एनवायरनमेंट पर क्या होंगे, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है कि आने वाले 50 साल 100 सालों में स्थिति क्या होगी, वी डोंट नो, राइट? चिंता कुछ इस प्रकार की भी हम लोग को देखने को मिलती है कि क्रॉस पॉलिनेशन की, कि भाई अगर एक वाइल्ड, एक जंगली और नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, ट्री है, उसके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, राइट, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है। और क्रिटिक्स ने, आलोचकों ने आर्ग्यू किया है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाले ट्री जो है वो बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के उपयोग जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसी चीजें भी हो सकती है। गवर्नमेंट ने जो है वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा के रखे हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप के ऊपर कमर्शियल यूज में लाने से पहले। अब कुछ सरकारी स्कीम के बारे में बात करते हैं जो कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट NAIP। इसको इंप्लीमेंट करती है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और प्रोवाइड कराती है फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर की फील्ड में, जिसमें हम लोग को जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स की डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है। यानी कि कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट जो है ये ICAR के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड ये प्रोवाइड कराता है। एग्रीकल्चर या जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप की फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट के फंड के लिए है ये प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। ये हम पैसा देंगे, आप इनोवेशन करो। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी एक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी इंडिया में बढ़ाना, राइट, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स पर रिसर्च करके। तो ये भी एक हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर एक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है, जिसको इंप्लीमेंट करती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और अगेन ये फंडिंग प्रोवाइड कराती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को, और जो कि काम कर रहे होते हैं बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स की फील्ड में। इसके अलावा एक है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जिसको इंप्लीमेंट करती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और ये किस पर्पस के लिए, सेम बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। एक है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रमोट करना एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टर्स के डेवलपमेंट को। फिर सरकार के क्या रूल्स हम लोग को जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। सो जेनेटिक मॉडिफाइड ट्रीज जो होती हैं उसका उपयोग की बात करें तो इसको रेगुलेट किया जाता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, और रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स 1989 के तहत। तो दो रूल्स के तहत जो है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ट्रीज को जो है वो रेगुलेट किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो है, ये चीज याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी ये रिस्पॉन्सिबल है, ये अप्रूवल देती है कि इंडिया के अंदर किस पर्टिकुलर जो क्रॉप है या ट्री है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप या ट्री, उसको अप्रूवल देने का काम इसका होता है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाले क्रॉप या ट्री को कौन अप्रूव करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बहुत सारे फैक्टर्स देखती है कि कहीं उस पर्टिकुलर क्रॉप के कारण, उस जीन एडिटेड जो या मॉडिफाइड जो क्रॉप या ट्री है, उसके कारण कहीं एनवायरमेंट को खतरा तो नहीं होगा, ह्यूमन हेल्थ को खतरा तो नहीं होगा, राइट? फील्ड ट्रायल्स ग्रांट करने से पहले ये पूरी चीज चेक करती है। फिर कौन से चीजें अलाउड है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स? तो बीटी कॉटन की अगर हम बात करें तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, और ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि बॉलवॉर्म को मार देता है। जो बॉलवॉर्म बेसिकली एक कॉमन पेस्ट, एक कीड़ा है जो कि कॉटन क्रॉप को डैमेज करता है, राइट? बीटी ब्रिंजल की बात करें तो ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जो कि अगेन एक टॉक्सिन, एक जहर जो है वो प्रोड्यूस करता है और फ्रूट्स और शूट को जो है वो मार देता है, जो कि बेसिकली एग प्लांट क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये भी अगेन किस पर्पस के लिए? पेस्ट के लिए। और हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप हम लोग को देखने को मिलता है, इस पर हर्बिसाइड जो है वो लगती नहीं है, क्योंकि ये हर्ब्स को जो है मार देता है, किल कर देता है। और जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात करें तो ये भी सेम हाई ईल्ड के लिए है, कि ज्यादा से ज्यादा ईल्ड जो है वो, ज्यादा से ज्यादा उपज इसकी बढ़े और पेस्ट और डिजीज इसमें ना लगे। मतलब कुल मिलाकर हमने देखा कि चार चीजें, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप और जीएम मस्टर्ड। तो ये जो चार चीजें हैं, इनमें दो चीजें हैं कॉमन। एक तो ईल्ड बढ़ाना,
यानी कि उपज बढ़ाना, और दूसरा पेस्ट और डिजीज से बचाना, राइट। तो ये दो चीजों का जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम लोग को देखने को मिला है। दैट्स इट। अब रही बात करंट अफेयर्स के एमसीक्यू की, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी और भी टॉपिक्स आएंगे। करंट अफेयर्स के एमसीक्यू जो है वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर 9 बजे 9 AM, राइट। अभी जो है वो 6 बजे क्लास शुरू हुई, अभी 7 बज रहा है, 9 बजे तक आपको जो है वो मिल जाएगा। अभी आधे घंटे की क्लास और है, आधे घंटे 20 मिनट के अराउंड की क्लास और बची है बस आपकी। क्या होगा, चल क्यों नहीं रहा? अरे 1 मिनट रुकना, हैंग से काय को होगा भाई। 1 मिनट रुकना इस, ये चल क्यों नहीं रहा है? अच्छा वो मेरे ख्याल से फॉन्ट साइज चेंज हो गया, आई थिंक इसलिए। ऑलराइट, दिख रहा है आप लोगों को? चलो, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से न्यूरोमॉर्फिक कैमरा, अच्छा ये न्यूरोमॉर्फिक कैमरा क्या होता है, इसको हम लोग इवेंट कैमरा भी बोल सकते हैं या मोशन कैमरा भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली रिसर्च ने बताया है कि किस प्रकार से नियोमॉर्फिक कैमरा और मशीन लर्निंग की मदद से नैनोस्कोपिक इमेजिंग हो सकती है, यानी कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो है वो आसानी से दिखाई दिए जा सकते हैं इनकी मदद से, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो यही रिसर्चर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ब्रेन इंस्पायर्ड इमेज सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को, राइट, सेलुलर कंपोनेंट्स को या नैनो पार्टिकल्स को। ये टेक्निक के अंदर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का कॉम्बिनेशन किया गया है न्यूरोमॉर्फिक कैमरा के साथ और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के साथ। छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट जो कि 50 नैनोमीटर से भी कम की साइज का है, तो उसको जो है वो डिटेक्ट करने में ये मदद कर सकता है। स्टडी जो है वो पब्लिश हुई है नेचर नैनो टेक्नोलॉजी में। और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को जैसे डिस्कवर किया तो साइंटिस्ट जो है वो अब चाह रहे हैं कि और भी छोटे से छोटी चीज जो है वो उनको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। तो ये मेडिकल साइंस की फील्ड में जो है वो काफी बेनिफिशियल होती है, राइट। मेडिकल रिसर्च, मेडिकल साइंस, है ना, सर्जरी, ऑपरेशंस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट छोटा है एक पर्टिकुलर सर्टेन साइज से, तो फिर माइक्रोस्कोप जो है वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो एक पर्टिकुलर साइज के हम लोग को देखने को मिलता है। और न्यूरोमॉर्फिक कैमरा जो है वो ह्यूमन रेटिना की तरह काम करता है, जो कि लाइट को इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसमें और कुछ खास ज्यादा नहीं है। ब्लर दिख रहा है क्या आपको थोड़ा सा? क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ब्लर दिख रहा है। हाँ, अब ठीक हुआ। जयपुर डिक्लेरेशन की यहां पर बात हो रही है। 18वें वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस के दौरान जयपुर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। तो 18वां वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज ने। इसकी थीम आपको ध्यान में रखनी है, रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। ये इसकी थीम हम लोग को देखने को मिल रही है। और आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है हमारी, उसका एक काफी अच्छा रोल रहा है। उसके कुछ इनिशिएटिव है, जैसे ऑपरेशन नन्हे। ऑपरेशन नन्हे के थ्रू रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो रेस्क्यू करती है छोटे बच्चों को, नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। और ऑपरेशन आहट के थ्रू वुमेन और बच्चों को ट्रैफिकर से जो है वो बचाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट। और 17th यूआईसी वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जो है वो 14 और 15 जून 2022 को पोलैंड में हुई थी, वॉर्सा पोलैंड में। यूआईसी की बात करें तो यूनियन इंटरनेशनल डेस चेमिनिस ऑन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, राइट। तो ये स्टैब्लिश हुई थी 1922 में। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को पेरिस में देखने को मिलता है। ये पूरे दुनिया भर का प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो कि रिप्रेजेंट करता है रेलवे सेक्टर को रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए रेल ट्रांसपोर्ट के। दौलत गेट खोल के आया अंदर, दौलत हमारा भी गेट खोल के अंदर आ गया था। अंदर आया, देखा इधर उधर कि क्या चल रहा है इसका, और वापस चला गया। चलो, तो ये दो न्यूज हमारी हुई। अभी नेक्स्ट न्यूज, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसने अप्रूव किया है कि अब से जूट का इस्तेमाल करना है। बोरा आपने देखा ना, बोरा, बोरा देखा होगा आपने,
तो अब से बोरा बनता है ना, जूट का बोरा बनता है, तो जूट का अब से इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा फूड ग्रेन्स और शुगर की पैकेजिंग में, और मैंडेटरी कर दिया है, मैंडेटरी नॉर्म्स लेकर आए हैं कि 20% रिजर्वेशन है, यानी कि अगर शक्कर की पैकेजिंग हो रही है तो 20% शक्कर की पैकेजिंग में और फूड ग्रेन की पैकेजिंग में जूट बैग्स का इस्तेमाल होगा। अब इससे तो वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्री को जो है वो बहुत भारी लाभ होने वाला है, और भी काफी सारे इंडस्ट्रीज को बिहार वगैरह में, राइट, लाभ जो है वो काफी ज्यादा होगा। अब अनीश भनवाला, ये इनको ब्राउन्स मेडल मिला है रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में ISSF वर्ल्ड कप, जो कि हम लोग को इजिप्ट कायरो में देखने को मिला है। तो पहले सीनियर इंडिविजुअल वर्ल्ड कप स्टेज मेडल ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इटली के मेसिमो स्पिनेला ने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद सिल्वर क्लेमेंट बेसाग्वेट को मिला है फ्रांस के, और थर्ड नंबर पर ब्रॉन्ज जो है वो हमें मिला है, अनीश। अब देखो यूके छठवें नंबर पर आ गई है, इंडिया थी पहले छठवें नंबर पर इक्विटी मार्केट साइज के मामले में, अब यूके जो है वो आ चुकी है। अब यूके इसलिए आई है, उसके पीछे की वजह यह है कि यूके ने जो है वो भारी मात्रा में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है। कैसे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया? क्योंकि उसकी करेंसी पाउंड जो है, ब्रिटिश पाउंड, वो थोड़ी सी वीक हुई है, और जैसी करेंसी वीक होती है तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको इसका रूल ऑलरेडी पता हुआ है, इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पहले से समझा रखा हुआ है कि करेंसी जो है वो वीक होगी तो ऑटोमेटिकली, कि एक प्रोडक्ट जो है वो पहले आप लोग को, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक प्रोडक्ट आपको 10 रुपए मिल रहा था, करेंसी वीक हुई तो आज की रेट में हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा कि आपको इंटरनेशनल प्राइस में, यानी कि अब रुपए नहीं, इसको डॉलर से देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल कि $1 पहले 10 रुपए का था, राइट, और 10 रुपए में आपको एक प्रोडक्ट मिलता था, राइट। अब लेट से कि वही सेम $1 जो है वो 20 रुपए का हो गया, राइट, 20 रुपीज का हो गया, यानी कि ये करेंसी गिरी है, ये करेंसी बढ़ी नहीं है, वीक हुई है। तो अब आपको क्या होगा, आप $1 इन्वेस्ट करोगे तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलने में फायदा है या 2 प्रोडक्ट मिलने में फायदा है? सेम आपकी करेंसीज है तो 2 प्रोडक्ट मिलने में फायदा है, तो इसलिए इन्वेस्टर जो है वो बढ़ गए, और कुछ नहीं। तो इजी तरीके से चीजों को समझा करो, समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। आगे की बात करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई कि क्यों यूके जो है वो बूस्ट हुई। यूके में हम लोग को देखने को इन्वेस्टमेंट जो है वो बूस्ट हो गया, और उसका इक्विटी मार्केट साइज जो है बढ़ गया, और छठे पोजीशन पर आ गई है इंडिया, इंडिया को हटाकर यूके। तजिकिस्तान में अर्थक्वेक आया है 6.8 मैग्नीट्यूड का। तजिकिस्तान की लोकेशन थोड़ी सी ध्यान में देखना आप, देखो अपने वर्ल्ड मैप में खड़े होकर देखो तजिकिस्तान कहाँ पर है। कोई भी कैजुअलिटी अभी तक तो रिकॉर्ड नहीं की गई है। अब ये माउंटेन ध्यान में रखना, पामीर माउंटेन, और ये लेक ध्यान में रखना कि लेक सारेस कहाँ पर है, तो ये तजिकिस्तान में हम लोग को देखने को मिलती है। लेक सारेस की बात करें तो ये अर्थक्वेक से ही बनी थी, ये पर्टिकुलर लेक झील 1911 में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है ये तजिकिस्तान की, और तजिकिस्तान में नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते रहते हैं। फिर अब बताया जा रहा है कि गिरीश चंद्र मुर्मू, राइट, मुर्मू, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर इलेक्ट हुए हैं 4 सालों के टेन्योर के लिए, 2024 से 2027 के पीरियड में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिलेक्शन पैनल जो है वो बनाया था एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें हम लोग तो ये 14 हमारे कैग भी हमें देखने को मिलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और एक्सटर्नल ऑडिटर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के भी थे, चेयरमैन भी थे यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर का भी इन्होंने काम किया था। अब एशिया इकोनॉमिक डायलॉग की बात करें तो 23 फरवरी 2023 से एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो है वो शुरू हुआ। 3 दिन का ये इवेंट हमें देखने को मिलता है। इसको को होस्ट किया है पुणे इंटरनेशनल सेंटर के कोलैबोरेशन के साथ, और ये 7वां एडिशन है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का। अब देखो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग है तो ऑब्वियस ही बात है कि एशिया को इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए जो है वो चर्चाएं हुई, डिस्कशन हुए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है जियो इकोनॉमिक्स की, तो इसका ये इवेंट हम लोग को एनुअल इवेंट देखने को मिलता है, और इसकी थीम है एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। मास्टर कार्ड आपको पता है मास्टर कार्ड क्या होता है? आपके पास होगा मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड एक होता है ना, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मास्टर कार्ड अभी बीच में बंद हो गए थे पूरी तरह, सब शायद थोड़े कुछ हद तक जो है वो शुरू किए हैं, राइट, क्योंकि वो उसने आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया था इसलिए उसको बंद कर दिया था। तो फॉर्मर मास्टर कार्ड के चीफ अजय बांगा, ये अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं वर्ल्ड बैंक के। और मैं आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक में जो है वो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ने नॉमिनेट किया है इन्हीं को, अजय बांगा को, कि ये इनको बनाया जाए वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट। और अक्सर ये देखा गया है कि जब जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जिसको नॉमिनेट किया है वही वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो बना है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के पास
सबसे ज्यादा शेयर है वर्ल्ड बैंक के, राइट। और पद्मश्री अवार्डी भी है ये अजय बांगा 2016 में। G7 फाइनेंस चीफ की मीटिंग हम लोग को 23 फरवरी को बेंगलुरु के अंदर देखने को मिली। फाइनेंशियल चीफ ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 G7 की मीटिंग हम लोग को देखने को मिली है। अब इस पर्टिकुलर G7 की फाइनेंस चीफ की मीटिंग में डिस्कशन हुआ यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, राइट। जापान जो है इसने हेड किया इस पर्टिकुलर मीटिंग को, राइट, फाइनेंस मिनिस्टर की और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की G7 कंट्रीज के। मेन फोकस यही था यूक्रेन वॉर के ऊपर और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर कि सप्लाई चेन सही रहे, क्योंकि डिस्कशन हुआ कि यार रशिया यूक्रेन वॉर के कारण मुद्रास्फीति महंगाई जो है वो बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। और जापान जो है वो मई 19 से 21 19 टू 21 में 2023 को जापान जो है वो G7 हिरोशिमा समिट होस्ट करेगी। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब G7 की बात करें, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1975 में बनाया गया था। अब G7 के मेंबर से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ G7 के मेंबर कौन से, तो ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया मेंबर नहीं है G7, याद रखिएगा, राइट। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। अब 24 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 फरवरी 1944 को सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट जो है वो लाया गया था। अब आपको ये चीज बस यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स क्या है। तो 1964 में इसको बनाया गया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और ये बेसिकली बनाता है, इंप्लीमेंट करता है पॉलिसीज सेंट्रल जीएसटी की, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की, कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी की। और विवेक जौहरी जो है वो करंट चेयरमैन हम लोग को इसके देखने को मिलते हैं, सीबीआईसी के। 22 फरवरी को श्री पीयूष गोयल ने प्रेसाइड किया 5वां इंटरैक्टिव मीटिंग टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप की। 5th इंटरैक्टिव मीटिंग हम लोग को टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप का जो है वो देखने को मिला। मीटिंग के दौरान क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर पर जो है वो चर्चाएं हुई और ये कहा गया कि कॉटन बेल्स क्या होते हैं? तो कॉटन की गत्ती आपने सुना होगा, जैसे कि जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह होती है वो उसके पास आती है गत्ती, मतलब बड़े बड़े लॉट आते हैं, बोलते हैं ना गत्ती आ गई एक। तो ये कॉटन की जो गत्तियां होती है, एक स्टैंडर्ड उसका साइज होता है, वेट होता है, राइट, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बिकती है, गत्ती पे गत्ती बिकती है। तो वो जो गत्ती होती है, कॉटन बेल्स जो होते हैं, इसकी क्वालिटी को अब ध्यान में रखना है, इसके स्टैंडर्ड्स को अब ध्यान में रखना है। इस चीज पर मेनली फोकस किया गया है। तो दैट्स इट। सो मीटिंग के दौरान क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन ऑफ कॉटन बेल्स को अप्रूव किया गया। और ये जो नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं, IS 1217:2019 कॉटन बेल्स, तो ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू इसको कॉटन बेल्स को जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब इसकी क्वालिटी को ध्यान में रखा जाएगा और अच्छी क्वालिटी के कॉटन जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सप्लाई किए जाएंगे। 2022 15 दिसंबर को MOU भी साइन हुआ था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में और टेक्सप्रोसिल के बीच में। MOU साइन किया गया था कि इनकरेज किया जाए ट्रेड और इंडस्ट्रीज को कि वो मिलकर सेल्फ रेगुलेशन पर काम करें, राइट। और कस्तूरी कॉटन इंडिया को की ब्रांडिंग करने के ऊपर, राइट, सर्टिफिकेशन के ऊपर, ट्रेसेबिलिटी के ऊपर काम किया जाए। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रोच के ऊपर आधारित है, राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत कॉटन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च CICR, सॉरी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, इसने प्रिपेयर किया ये प्लान और जिसको 2023-24 से इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हरियाणा PSC कर रहे हैं। आपको आंकड़े थोड़े से ध्यान में रखने हैं और इन जनरल सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो हरियाणा सरकार ने प्रेजेंट किया एक बजट 1,83,950 करोड़ रुपीस का 2023-2024 के लिए। पिछले साल के कंपैरिजन में ये बजट 11.6% बढ़ा है। चीफ मिनिस्टर ने कोई भी नया टैक्स इस बजट के दौरान प्रस्तुत नहीं किया। फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2.96% जो है वो स्टेट की GDP का हम लोग को देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षति पूर्ति बीमा योजना या मुख्यमंत्री व्यापारी समृद्धि बीमा योजना, ये बीमा योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगी। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि जितने भी लोग स्ट्रीट पर सामान को बेचते हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन है छोटे, जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का है, उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। एक और नई स्कीम रखी है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, जिसके थ्रू असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा जो भी फैमिली है जिनकी एनुअल इनकम 1.80 लाख 1.80 लाख, मतलब कि
1,80,000 रुपए जिनकी जो है वो एनुअल इनकम है, तो उनके अगर कोई भी व्यक्ति उनके परिवार का उसकी डेथ हो रही है या किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो गई है उसको, तो उनको जो है वो फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाएगी इस नई स्कीम के थ्रू। हरियाणा जो है उसको बेस्ट स्टेट एग्री बिजनेस का अवार्ड मिला था 2022 में इंडियन एग्रीकल्चर एंड फूड काउंसिल के द्वारा। और ये भी बताया जा रहा है कि अब ये स्टेट जो है वो फोकस करेगी बाजरा को कल्टीवेट करने के लिए। तो न्यूट्री सीरियल रिसर्च स्टेशन ये शुरू कर रही है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और 2023 में ये शुरू हो जाएगा बाजरा कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 5,000 एकड़ की जमीन जो खराब हो गई है उसको ठीक करने का भी प्रोजेक्ट है। हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट भी इसी साल ये शुरू करेंगे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन के थ्रू, इस स्कीम के थ्रू जो है ये एनिमल हस्बेंड्री को जो है वो डेवलप करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को डेवलप करेंगे, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा एक पेंशन स्कीम भी सामने रखी गई है, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। इसमें 10,000 रुपए हर महीने पेंशन दिया जाएगा आर्टिस्ट को कुछ क्राइटेरिया के आधार पर। सरकार ने 13,114 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर के लिए, शासन और लोक प्रशासन क्षेत्र के लिए। और एक सेपरेट हरियाणा पुलिस इन्वेस्टिगेशन काडर को भी अप्रूवल मिला है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पर यह अप्रूवल दिया गया है कि आप एक अलग सेपरेट लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की क्रिएट करो। तो अब आपको याद आ रहा होगा कि पुलिस रिफॉर्म्स के टॉपिक पे आपको ऑलरेडी पता है कि हमने जो है वो प्रकाश सिंह की गाइडलाइन डिस्कस करी हुई है, याद आ रहा है आपको। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच अलग होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की ब्रांच अलग होनी चाहिए, इसलिए अलग से एक पुलिस काडर जो है वो तैयार कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन काडर। हरियाणा पहली स्टेट बन गई कंट्री के अंदर जिसने इंट्रोड्यूस किया है ई टिकटिंग को, और ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के थ्रू ई टिकटिंग पर काम कर रही है। इन्होंने 6 नए मल्टी मोडल बस पोर्ट्स भी क्रिएट करने की बात करी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर। तो ये फैक्ट्स कुछ हैं जिसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मुलेठी खाई है, मुलेठी बचपन में मम्मी खिलाती थी, और अभी भी खांसी वगैरह हो जाती थी तो मुलेठी खा लो, ठीक हो जाओगे। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन रहा है जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है कल्टीवेशन को मुलेठी के। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर मुलेठी कल्टीवेशन का ऑर्गेनाइज मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो रहा है मुलेठी कल्टीवेशन। आ रहा हूँ दौलत, थोड़ी देर में जाओ सो तुम, थोड़ी देर आ रहा हूँ मैं। दौलत झाग रहा है, बोल रहा अभी तक नहीं आया। सो पहला स्टेट हिमाचल प्रदेश बन गया, याद रखना। देखो उसका नाम मुलेठी है, इंग्लिश में इसको लिकोराइज कहा जाता है, राइट। लिकोरिस, लिकोरिस, राइट, मुलेठी। तो मुलेठी जो है पता है आपको अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा मिलती है मुलेठी, शायद इसमें लिखा होगा, अभी बात करेंगे हम लोग। इसका ये देखो, ये साइंटिफिक नेम थोड़ा सा याद रखना। ये फार्मर्स को दिया जा रहा है कि फार्मर्स इसको कमर्शियली जो है वो बढ़ाएं। और ना ही सिर्फ मसालों के तौर पर इसका उपयोग होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पर भी उपयोग होता है। इंडिया इसको इंपोर्ट कराती है अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना से। अब हिमाचल पहली स्टेट बन गई इंडिया के अंदर जो प्रॉपर तरीके से कल्टीवेट करेगी मुलेठी को। एंड 1 वीक 1 लेबोरेटरी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के अंदर पालमपुर में मुलेठी के लिए, राइट। और ये एक नेचुरल स्वीटनर भी हम लोग को देखने को मिलती है, कैंडीज में, टोबैको में फ्लेवर के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मेनली ये अफगानिस्तान में उगती है और कुछ थोड़ी सी मात्रा में पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और इंडिया में भी उगाई जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए था। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है समाप्त। कैसा लगा आपको सेशन? फीडबैक जरूर बताइएगा। यूट्यूब पर लेक्चर देखोगे तो लाइक का बटन दबाना। और हमारे जो भी लाइव स्टूडेंट्स हैं, ये इनिशिएटिव सही लग रहा है आपको? बढ़िया, एकदम पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी। आज 23 न्यूज हमने कवर करी, 23, यानी कि 20 से ज्यादा न्यूज बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और 6 बजे बिल्कुल शार्प, 6 AM शार्प। ठीक है, चलो फिर साइन ऑफ करता हूं मैं। अब मिलते हैं हम लोग आप 9 बजे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो फटाफट। जय हिंद।